ये मेरा न्यू चैनल है, इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं इसमें न्यू स्टोरी लगाऊंगा। अभी कुछ टाइम के लिए अभी पुरानी स्टोरीज डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ इस पर। जल्दी में न्यू स्टोरीज अपलोड करूँगा इस पर। किया। हमला बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये बहुत अधिक मैना खपत के साथ आया था। इस दौरान 10 मीटर बड़ा वाइवन डायलन से लड़ रहा था, जबकि अन्य 3 पीक द्वितीय क्रम वाइवन ने स्टारिन सेना की मदद की। डायलन हर बीतते सेकंड के साथ निराश होता जा रहा था। उसका प्रतिद्वंद्वी छोटा ड्रैगन अपने काले विवर्ण स्केल से उसके ज्यादातर हमलों को रोकने में सक्षम था। उसके अग्नि प्रकार के हमलों का विवर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए वाइवन ने एक अजीब काली ज्वाला का इस्तेमाल किया, जो उसके अग्नि प्रकार के हमलों से भी अधिक शक्तिशाली थी। बोनस चैप्टर के लिए वोट करें। दोस्तों, इन कुछ दिनों में मैं एक चैप्टर अपलोड करूंगा। बोनस चैप्टर के लिए मैं उन्हें सोमवार को अपलोड करूंगा। जुल्क्स राजवंश के दूसरे जनरल डायलन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, क्योंकि उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनके सामने 20 मीटर की दूरी पर काली ज्वाला की एक बड़ी लहर थी, जो धरती और आसमान को निगलने की धमकी दे रही थी। काली ज्वाला की लहर 15 मीटर ऊंची और 30 मीटर चौड़ी थी। हमला इतना शक्तिशाली था कि सेना के एक छोटे से हिस्से को आसानी से खत्म कर दिया जा सकता था। ज्वाला ओब, ये जानते हुए कि काली लौ सामान्य आग से ज्यादा शक्तिशाली थी, डायलन ने लगभग 110 जोड़ मन का इस्तेमाल करके एक अग्निगोला बनाया, जो काली लौ की लहर से 2 गुना बड़ा था। तीसरे क्रम के साधकों के 2 भयानक हमलों को टकराते हुए देखकर सभी सैनिक, चाहे किसी भी राज्य के हों, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। दौड़ना, जितना दूर भाग सको भागो। भागते समय कुछ सैनिक, जो पृथ्वी से लगाव रखते थे, ने अपनी लगाव का उपयोग करके एक पृथ्वी की दीवार बना दी, जिससे उन्हें तीसरे क्रम के 2 आक्रमणों के बीच टकराव से आने वाली आघात तरंग को कम करने की आशा थी। स्टारिन साम्राज्य के सैनिकों की रक्षा के लिए अन्य 3 वाइवन ने शॉकवेव को रोकने के लिए विशाल मैना शील्ड बनाने के लिए मैना का उपयोग किया। प्रत्येक मैना शील्ड 50 मीटर चौड़ी और 20 मीटर लंबी थी। प्रत्येक शील्ड एक पतली कांच की बाधा की तरह दिखती थी। प्रथम श्रेणी के लिए इन सरल और कमजोर दिखने वाली मैना शील्ड को तोड़ना लगभग असंभव होगा, लेकिन तीसरे क्रम के लिए ये कांच की शील्ड उनके हमलों के सामने कुछ भी नहीं थी। हर कोई अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने मन का उपयोग करे। विस्फोट होने से ठीक पहले जैन की तेज आवाज सुनाई दी। सैनिकों ने अपने सामने एक छोटा पारदर्शी मन अवरोध बनाने के लिए अपने लगभग सभी मन का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। ये केवल स्टारिन सैनिक ही नहीं थे, बल्कि दुश्मन सेना भी थी, जिन्होंने जीवित रहने की उम्मीद में ऐसा ही किया। यही कारण है कि डैरेन और आदित्य दोनों ही युद्ध के मैदान के पास ही दूसरी जगह चले गए और लड़ने लगे। दोनों को पता था कि उनके हमले पहले दर्जे के सैनिकों के लिए बहुत शक्तिशाली थे। उनका एक हमला एक साथ हजारों या 10,000 सैनिकों को मार सकता था। यहां तक कि सबसे कमजोर 3D ऑर्डर हमला भी एक औसत एक ऑर्डर सैनिक से ज्यादा है। हर सैनिक अमीर नहीं था और उसके पास सबसे निचले स्तर की कलाकृति खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। केवल बहुत कम सैनिक ही इतने पैसे खर्च कर पाते थे कि वे एक सस्ता 1 स्टार रक्षात्मक या आक्रामक कलाकृति खरीद सकें। जैसे ही सभी ने अवरोध बनाना समाप्त किया, वो विस्फोट हुआ जिसका सभी को इंतजार था। बूम! तीसरे क्रम के अग्नि हमलों के बीच टकराव ने एक बहुत बड़ा विस्फोट किया, जिसके परिणामस्वरूप आग की एक विशाल लहर बनी, जो युद्ध के मैदान के लगभग हर कोने में फैल गई। अगर हर किसी ने अपने चारों ओर अवरोध नहीं बनाए होते, अगर 3 वाइवन द्वारा बनाए गए 3 विशाल मैना शील्ड नहीं होते, तो युद्ध के मैदान में लगभग हर कोई मर जाता। दूर से जब आदित्य डैरेन को खत्म करके युद्ध के मैदान के पास पहुंच रहा था, तो उसने आसमान में बादलों का एक विशाल मशरूम उगता हुआ देखा। 2 तीसरे क्रम के हमलों के परिणामस्वरूप उत्पन्न विस्फोट इतना बड़ा था कि 10 किलोमीटर दूर से भी छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोगों को धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि उन्होंने विस्फोट की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी थी। इस बीच युद्ध के मैदान में कुछ समय के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र आग की लपटों में घिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया आग की लपटों की दुनिया बन गई हो। धरती काली हो गई थी और विस्फोट के पास मौजूद सैनिक भारी शॉकवेव का सामना नहीं कर सके और कई सेकंड के बाद बेहोश हो गए। लगभग 1 मिनट के बाद गड़गड़ाहट की आवाज कम होने लगी। पूरा युद्ध क्षेत्र अभी भी धुएं और धूल से ढका हुआ था। जब धूल शांत होने लगी, तो जैन और अन्य जनरल युद्ध क्षेत्र के केंद्र में 100 मीटर गहरा गड्ढा देखकर भयभीत हो गए। हर सैनिक के पास इतना मान नहीं था कि वो शॉकवेव को झेलने के लिए एक मजबूत अवरोध बना सके। शॉकवेव के कारण जब उनके मान शील्ड टूट गए, तो हजारों सैनिक तुरंत मर गए।
जबकि विस्फोट के पास मौजूद सैनिक तुरंत मर गए और उनके शरीर राख में बदल गए। युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्सों की तुलना में विस्फोट के पास शॉकवेव ज्यादा शक्तिशाली थी। कुछ 100 सैनिकों को छोड़कर दोनों पक्षों के 5000 से ज्यादा सैनिक तुरंत राख में बदल गए। हफ हफ, यदि ये 3 वाइवन शक्तिशाली मैना अवरोध पैदा नहीं करते तो हमारे अधिकांश सैनिक नष्ट हो गए होते। जैन की आंखों में अभी भी डर था। खांसी। जैन ने पलटकर देखा कि माजिंग गांव का मुखिया जैकई अपनी छाती पकड़े हुए खून की खांसी कर रहा था। उसके हाथ और गाल थोड़े जल गए थे। तुम्हें क्या हुआ? जैन ने मान लिया कि सभी माजिन शॉकवेव से बचने के लिए अपनी छाया में शरण ले चुके हैं। मैं कई घायल सैनिकों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में मैं 1 मिलीसेकंड देर से पहुंचा। अगर जैकई ने उसकी छाया में छिपने में 1 या 2 सेकंड और लगाए होते तो उसका पूरा शरीर जलकर काला हो जाता। खांसी। क्या तुम ठीक हो? स्कॉट ने पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सिर्फ स्कॉट ही नहीं, सभी के चेहरे मैना की कमी के कारण पीले पड़ गए थे। उस विस्फोट से बचने के लिए सभी को अपने मैना शील्ड को मजबूत बनाने के लिए अपने सारे मैना का इस्तेमाल करना पड़ा। ये बूढ़ा आदमी ठीक है। वैसे क्या दुश्मन का जनरल मर गया है? मुझे अब उसका दिमाग नहीं सूझ रहा है। सभी ने अपना सिर उस विशाल 100 मीटर गहरे गड्ढे की ओर घुमाया। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मैं उस आदमी की मानसिक शक्ति को थोड़ा बहुत महसूस कर सकता हूँ। लेकिन उसकी मानसिक शक्ति अभी बहुत कमजोर है। यह एक मोमबत्ती की तरह है जो जलने वाली है। डार्क अल्फ के रूप में स्कॉट की इंद्रियां बाकी लोगों की तुलना में बेहतर थी। अपनी उच्च इंद्रियों के कारण वह आंखों पर पट्टी बांधे होने पर भी तीर चला सकता है, हालांकि उसकी सीमा केवल 80 मीटर तक सीमित होगी। इस बीच युद्ध के मैदान के केंद्र में 100 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। गड्ढा 100 मीटर बड़ा था। गड्ढे के केंद्र में 2 प्राणी थे जो शरीर पर कई चोटों के साथ जमीन पर पड़े थे। 10 मीटर का विशालकाय वाइवन जमीन पर पड़ा था। विस्फोट से वह पहले ही बेहोश हो चुका था। भले ही उसकी काली लौ सामान्य आग की तुलना में ज्यादा तेज थी, लेकिन उसका मन मिड 3 ऑर्डर से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके काले वाइवन पंख धुएं से जल गए थे। उसकी छाती पर गहरा घाव था जिससे खून बह रहा था। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो संभावना है कि वो जल्द ही मर जाएगा। डायलन की हालत वाइवन से भी बदतर थी। उसके होश में होने और मरने का एकमात्र कारण वो रक्षात्मक कलाकृति है जो वह अपने साथ रखता है। पीक ग्रेड 2 स्टार रक्षा कलाकृति होने के बावजूद डायलन का पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। घाव इतने गंभीर थे कि कोई भी प्रथम या द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति इन घावों के साथ जीवित नहीं रह सकता था। आधे बौने का शरीर पूरी तरह से जलकर काला हो गया था। उसकी बाईं आंख भी नहीं बची थी, आंखें जल गई थीं। उसके शरीर के कई हिस्सों से गहरा लाल खून बह रहा था। यहाँ तक कि उसकी नाक के छेद भी इस हद तक जल गए थे कि वह न तो सूंघ सकता था और न ही नाक से सांस ले सकता था। अभी डायलन नर्क से निकलकर आए किसी राक्षस की तरह लग रहा था। तुम कमीने हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। डायलन जानता था कि अगर वह आज बच भी गया तो भी उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने अपनी आंख और बायां हाथ हमेशा के लिए खो दिया था, जो इस हद तक जल गया था कि वह अपने बाएं हाथ की हड्डियां देख सकता था। अगर डायलन खुद को ठीक करना भी चाहता था तो उसे कम से कम पीक 3 स्टार हीलिंग पोशन की जरूरत होगी। और जुल्क्स राजवंश एक ऐसे व्यक्ति पर एक उपचार औषधि क्यों खर्च करेगा जिसे राष्ट्रीय खजाना माना जाता है, जो युद्ध हार चुका है और आधा अपंग है? अगर कुछ भी हो तो जुल्क्स राजवंश के राजा व्यक्तिगत रूप से युद्ध जीतने में विफल रहने के लिए डायलन को मार डालेंगे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्हें केवल अपमान ही मिला। चिंता मत करो, मैं यही तुम्हारी दयनीय जिंदगी खत्म कर दूंगा। आदित्य डायलन को अपना गुलाम बनाने के लिए एक विशेष रून मंत्र का उपयोग कर सकता था। वर्तमान डायलन इतना कमजोर था कि वह एक औसत सामान्य इंसान से भी नहीं लड़ सकता था। अरे, यहां तक कि एक 10 साल का लड़का भी उसे आसानी से मार सकता था। जो व्यक्ति पहले से ही आधा अपंग है, उसे गुलाम बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। आदित्य को अपने बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर को ठीक करने के लिए बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करना होगा। इसका तो जिक्र ही नहीं। मैं आपको मुफ्त अनुभव बिंदुओं के लिए धन्यवाद देता हूं। शांत युद्ध क्षेत्र में डिलेन के सिर के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी गई। डिंग, आपने एक मिड 3rd ऑर्डर कल्टीवेटर को मार दिया है। आपको अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है। 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 डिंग, आपके पास। डायलन को मारने के बाद आदित्य तुरंत अपने पालतू वाइवन के पास गया। इस समय वो चाहे तो भी 3 ऑर्डर को नहीं खो सकता।
ये केवल इस वाइवन की वजह से ही था कि आदित्य 2 मिड 3 ऑर्डर जनरलों को मारने में सक्षम था और इस युद्ध में अपनी दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जीत हासिल करने में सक्षम था। जूलिया अभी भी सामग्री की कमी के कारण 3 स्टार हीलिंग गोलियां नहीं बना सकती। आदित्य के पास पीक 2 स्टार हीलिंग गोलियां थी जो औसत पीक 2 स्टार हीलिंग गोलियों से थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली थी। कीमिया की देवी द्वारा बनाई गई हीलिंग गोलियों में कुछ विशेष सामग्री थी जो शरीर की पुनर्जनन गति को उत्तेजित करती थी। 5 पीक 2 स्टार हीलिंग पिल्स खिलाने के बाद आदित्य को आखिरकार परिणाम देखने को मिला। वाइवन का शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। हमले से क्षतिग्रस्त हुआ काला स्केल अब ठीक होने लगा था और अपना मूल रंग वापस पा रहा था। अब जब दोनों सेनापतियों का निपटारा हो चुका है तो बाकी की लड़ाई आसान होनी चाहिए। आदित्य गड्ढे से बाहर निकला और पाया कि पूरा युद्ध क्षेत्र उसे चुपचाप देख रहा था। सैनिक इस लड़ाई को जारी रखने के लिए बहुत सदमे में थे। आज से पहले कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के अलावा किसी ने भी 2 तीसरे क्रम के बीच लड़ाई नहीं देखी थी। 2 तृतीय श्रेणी के सैनिकों के बीच संघर्ष देखकर उन्हें एहसास हुआ कि तृतीय श्रेणी के सैनिक कितने भयानक थे। उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। जब 2 तृतीय श्रेणी के सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो उन्हें पीछे हटकर दूर जाकर लड़ना चाहिए था। जनरल डैरेन और जनरल डायलन मर चुके हैं। आदित्य क्रिम्सन ड्रैगन की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में सुनाई दे रही थी। किसी ने भी आदित्य को बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की। चूंकि आदित्य यहाँ था, उनके सामने अपने दाहिने सीने के ऊपर घाव के साथ खड़ा था। इसका मतलब था कि जनरल डैरेन भी मर चुका था। अब जब आपके सेनापति मर चुके हैं, आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप इस लड़ाई को जारी रखें और मर जाएं, या दूसरा, आप सभी अपने हथियार नीचे गिरा दें और अपने हाथों को हवा में ऊपर उठाकर जमीन पर घुटने टेक दें और इस्टारिन साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दें। आदित्य की बातें सुनकर जुल्क्स राजवंश के लगभग 80% सैनिकों ने अपने हथियार नीचे कर दिए, जबकि कुछ जिद्दी सैनिक खड़े रहे। वे अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने को तैयार नहीं थे। भले ही सेना में उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता, लेकिन वे बिना लड़े आत्मसमर्पण करने वाले नहीं थे। जो लोग अभी भी अपने हथियार थामे हुए हैं और खड़े हैं, क्या यही आपका अंतिम उत्तर है? इस बार आदित्य ने अपनी हत्या की सारी मंशा जाहिर करते हुए पूछा। दूसरे दर्जे के लोगों की हत्या की मंशा कोई मजाक नहीं थी। सभी के चेहरे पीले पड़ गए और उनके पैर कांपने लगे। आदित्य ने जब उनकी तरफ देखा तो जो सैनिक अभी भी अड़ियल रुख अपनाए हुए थे, वे घुटनों के बल बैठ गए और सिर नीचे झुका लिया। वे इस राक्षस की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसकी लाल आंखों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे नर्क देख रहे हों। अब से जुलुक्स राजवंश के सैनिक मेरे युद्ध बंदी होंगे। हमने जुलुक्स राजवंश के खिलाफ ये दूसरी लड़ाई जीत ली है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम दुश्मन से अपना बदला नहीं ले लेते। हम दुनिया को बताएंगे कि इस्टारिन साम्राज्य ऐसा साम्राज्य नहीं है जिसे कोई भी धमका सके। आदित्य की जोरदार आवाज सुनकर सभी इस्तारिन सैनिकों में एड्रेनालाइन का संचार हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके राजा के शब्दों में कोई जादू था जिसने उनकी थकावट मिटा दी। अंडरस्कोर बोनस अध्याय के लिए वोट करें। मैडम, हमें सीमा से ताज़ा समाचार मिले हैं। एजियो शहर में एक नए बने भवन में बैठी अशुद्धता के साधक संघ की नेता, जिसे धन की देवी भी कहा जाता है, अपनी चाय का आनंद लेते हुए एक किताब पढ़ रही थी। सोफे के पीछे एक नौकरानी शांत भाव से खड़ी थी। गिल्ड लीडर की तरह ही नौकरानी भी बहुत खूबसूरत थी। महिला के हल्के नीले रंग के बाल थे जो गर्दन तक लंबे थे। उसने नौकरानी की लंबी वर्दी पहन रखी थी। दूसरी लड़ाई में कौन जीता? सीमा से आने वाली कोई भी खबर धन की देवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। शुरू से ही उसने अपने जासूसों को 2 पड़ोसी राज्यों की सेनाओं के पास भेजा था। वो 2 दुश्मन राज्यों की हरकतों पर नजर रखना चाहती थी। हमारे जासूसों द्वारा भेजी गई खबरों के अनुसार राजा आदित्य एक नौसिखिए तीसरे क्रम के विवरण और 3 शीर्ष दूसरे क्रम के विवरण के साथ दिखाई दिए। इस बार दुश्मन सेना में 2 तीसरे क्रम के जनरल भी थे, लेकिन महामहिम जनरल डैरेन को मारने में सफल रहे, जबकि विवरण ने जनरल डायलन का सामना किया। 2 जनरलों की मृत्यु के साथ युद्ध को इस्तारिन साम्राज्य ने सबसे कम हताहतों के साथ जीत लिया। एक पल के लिए धन की देवी ने पढ़ना बंद कर दिया। एक पल के लिए वो बहुत हैरान दिखी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया। अब आप जा सकते हैं। गिल्ड नेता के सामने घुटनों के बल बैठा आदमी अपना सिर झुकाए बिना गायब हो गया। उस आदमी के जाने के बाद पूरा कमरा खामोश हो गया, जब तक कि नौकरानी ने अपनी मालकिन से कुछ ऐसा नहीं पूछा जिसके बारे में वो उत्सुक थी। मालदी, मैं सोच रही थी कि आदित्य ये लड़ाई बुरी तरह हार जाएगा। दूसरे क्रम पर रहते हुए 2 तीसरे क्रम के लोगों को मार गिराना कोई सामान्य ड्रैगन नहीं कर सकता। अपनी नौकरानी की बातें सुनकर उसने जो किताब पढ़ रही थी उसे चाय की मेज पर रख दिया।
फिर उसने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। ईमानदारी से कहूं तो उसने जो किया वो चौंकाने वाला है। हम सभी को उम्मीद थी कि वह ये लड़ाई हार जाएगा। मैंने उस पर नजर रखने के लिए एक 4 ऑर्डर भी भेजा था। अगर उसकी जान को खतरा था तो मैंने 4 ऑर्डर को प्रतिक्रिया करने और उसकी जान की रक्षा करने का आदेश दिया था। अब मुझे लगता है कि इस पूरे समय हम उसे कम आंकते रहे हैं। जब आदित्य दूसरी लड़ाई के बाद आराम कर रहा था तो जुल्क्स राजवंश की एक और बड़ी हार की खबर सभी पड़ोसी राज्यों में फैल गई। दोनों राजा ये जानकर हैरान रह गए कि एक राजा जिसे पहले सभी शराब के आदी कहते थे अब तीसरे दर्जे के सेनापतियों को हराने की ताकत रखता है। ये खबर आदित्य की दूसरी पत्नियों के कानों तक भी पहुंची। उसकी शक्तियों में अचानक वृद्धि ने लोगों को उत्सुक कर दिया। कई लोगों ने सोचा कि आदित्य शुरू से ही नशेड़ी होने का नाटक कर रहा था ताकि जब दोनों राज्य उसके खिलाफ अपनी सुरक्षा कम कर दे तो वह उन पर हमला कर सके। योजक चिन्ह। अछू महाराज, क्या आप ठीक है? अंबर ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, आदित्य ने नाक रगड़ते हुए जवाब दिया। महाराज, क्या आप वाकई ठीक हैं? 1 घंटे में यह 18वीं बार है जब आपने छींका है। मैं ठीक हूँ। अब बात करते हैं इस लड़ाई में हुई हताहतों की। युद्ध शुरू होने से पहले हमारे पास 28,500 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि दुश्मन के पास 35,000 सैनिक थे। उस विनाशकारी विस्फोट में दोनों पक्षों के 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसलिए जब ये युद्ध समाप्त हुआ तब तक हमारे पास 18,000 से ज्यादा सैनिक थे, क्योंकि हमने पहले जितने युद्धबंदी पकड़े थे उनमें से ज्यादातर मर चुके थे। इसलिए आत्मसमर्पण करने वाले सभी दुश्मन सैनिकों को जोड़कर अब हमारे पास 38,000 से ज्यादा सैनिक है। एक कमरे में अब सभी लोग मीटिंग कर रहे थे। यह अच्छा है, लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या है। जैन ने अपने हाथ में कागज का टुकड़ा देखकर भौहें सिकोड़ ली। आदित्य ने आलस से पूछा, क्या समस्या है? लड़ाई खत्म होने के बाद से ही उसे आलस आ रहा था। हमारा खाद्य भंडार सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही चलेगा। सभी ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और आदित्य की ओर गंभीर नजर से देखा। भोजन के बिना इस विशाल सेना को बनाए रखना असंभव होगा। भोजन के बिना सैनिक कमजोर हो जाएंगे और अपनी पूरी ताकत से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे, या इससे भी बुरा हो सकता है और हजारों सैनिक भूख के कारण मर भी सकते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारा खाद्य भंडार केवल 1 सप्ताह तक ही सीमित है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। नेपो का साम्राज्य ने हमारे साम्राज्य के साथ सभी तरह के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जुल्क्स राजवंश हमें कोई भोजन बेच सके। इसका मतलब है कि भोजन खरीदने का विकल्प मौजूद नहीं है। इस युद्ध के शुरू होने से पहले आदित्य ने 20,000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन खरीदा, ये जानते हुए कि उसके सैनिक केवल 20,000 थे। लेकिन वह अपने सैनिकों की संख्या बढ़ने की संभावना को गिनने में विफल रहा। इसके अलावा जिस व्यापारी से मैंने खाद्यान्न खरीदा था उसने मुझे केवल 1 महीने का खाद्यान्न दिया। हालांकि मैंने मोल तोल करने की कोशिश की, लेकिन उसने ये कहते हुए मेरे सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया कि वर्तमान में उसके पास भी खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं है। तो ड्यूक सर्लिस से संपर्क करें। इस्टारिन साम्राज्य के 3 शहरों में से ड्यूक सर्लिस द्वारा शासित शहर को सबसे समृद्ध शहर माना जाता है। अन्य शहरों की तुलना में अगर कीमतों की तुलना अन्य 2 शहरों से की जाए तो खाद्य कीमतें उतनी अधिक नहीं थीं। बैठक लगभग 30 मिनट तक चली, उसके बाद सभी को बाहर निकाल दिया गया। दृश्य परिवर्तन अंडरस्को महाराज, हम दूसरी लड़ाई हार गए हैं। सिंहासन कक्ष में हर कोई एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा था जिसका पूरा शरीर अपने दूत के शब्दों को सुनकर कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसने अपनी मुठियां इतनी कसकर भींच ली थी कि उसके नाखून उसके मांस में धंस गए थे और उसकी हथेलियों से खून बहने लगा था। एक पल के लिए किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जुल्क्स राजवंश के राजा के सामने, जो इस समय बहुत गुस्से में दिख रहा था, किसी भी दरबारी अधिकारी, यहां तक कि नवनियुक्त प्रधानमंत्रियों में भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस बार सभी को 100% से ज्यादा यकीन था कि इस्तारिन साम्राज्य की सेनाएं कुचल दी जाएंगी और जल्द ही साम्राज्य के इलाकों पर उनका कब्जा हो जाएगा। यहां तक कि एक अफवाह ये भी थी कि जनरल डेरेन को जीते गए इलाकों का नया गवर्नर बनाया जाएगा। किसने सोचा होगा कि उनके तीसरे दर्जे के 2 जनरलों को हराया जाएगा? किसी ने भी अपने सबसे बुरे सपने में भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। 3 राज्यों में तीसरे क्रम को सर्वोच्च अस्तित्व माना जाता है। अनगिनत प्रतिभाओं को पोषित करने के 3 दशकों के बाद भी जुल्क्स राजवंश केवल 4 क्रम का उत्पादन करने में कामयाब रहा था। तीसरे क्रम का होना 3 स्तरीय साम्राज्य बनने के बराबर है, जबकि इस युद्ध के शुरू होने से पहले जुल्क्स राजवंश को 4 स्तरीय पावरहाउस बनने के करीब कहा जाता था।
इस युद्ध के शुरू होने से पहले अगर कोई कहता कि स्टारिन साम्राज्य का राजा तीसरे दर्जे के राजा को मार सकता है, तो कोई भी उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। हर कोई यह सोचकर हंसता कि वो व्यक्ति मजाक कर रहा है। यहाँ तक कि तीनों राज्यों में शीर्ष रैंकिंग वाले प्रतिभाशाली लोगों के पास तीसरे दर्जे के राजा को मारने की शक्ति नहीं है। फिर भी एक व्यक्ति जिसे शराब का आदी कहा जाता था, उसने असंभव काम कर दिखाया। किसी व्यक्ति में ऐसी कौन सी राक्षसी प्रतिभा होनी चाहिए जो दूसरे दर्जे के शुरुआती व्यक्ति होते हुए भी तीसरे दर्जे के व्यक्ति को मार सके। जो लोग पहले आदित्य को शराब का आदी कहते थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर अनगिनत बार थप्पड़ मारे गए हों। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? राजा ने अपने नए नियुक्त प्रधानमंत्री की ओर देखा। यदि पुराने प्रधानमंत्री जोसेफ अभी भी यहाँ होते तो वे कोई न कोई उपाय सुझाते। इससे राजा को अपने पुराने प्रधानमंत्री की याद आ गई। जोसेफ न केवल स्वभाव से चालाक और धूर्त था, बल्कि वह एक बड़ा दिमाग भी था जिसने राजवंश को समृद्धि की ओर धकेला। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 10 वर्षों में जुल्क्स राजवंश ने जो कुछ भी हासिल किया है, उसकी योजना जोसेफ ने ही बनाई थी। नवनियुक्त प्रधानमंत्री को राजा को गुस्से से घूरते देख पसीना आ गया। प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले उसने सोचा था कि राजा का दाहिना हाथ बनने से उसे फायदा होगा और वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच सकेगा। लेकिन उसकी सारी कल्पनाएं गलत थीं। राजा का प्रधानमंत्री बनना एक वयस्क की देखभाल करने जैसा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह नर्क में आ गया हो। 5 मिनट की चुप्पी के बाद राजा ने गहरी सांस ली और अपना सिर शांत किया। वो ये भी जानता था कि उसे क्रोध की समस्या है। हमारी हार के साथ हम 100% निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि हम स्टारिन साम्राज्य को कम नहीं आंक सकते। जिन सैनिकों को हमने सालों तक पाला पोसा, वे दुश्मन द्वारा पकड़े जाने के बाद उनकी संख्या 30,000 से अधिक होनी चाहिए। ये शब्द कहते हुए राजा को फिर से क्रोध में उबलता हुआ महसूस हुआ। केवल वो और पिछले प्रधानमंत्री ही जानते थे कि उन्होंने सैनिकों को प्रशिक्षित करने पर कितना पैसा और संसाधन खर्च किए थे। ये जानते हुए भी कि दुश्मन 2 तीसरे दर्जे के लोगों को हराने में सक्षम है, मुझे लगता है कि हमें अब रुक जाना चाहिए। राजा के शब्दों ने सिंहासन कक्ष में सभी को आश्चर्यचकित और चौंका दिया। जुल्क्स राजवंश के राजा ने 2 स्तरीय साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छोड़ दिया, जिसे अब 3 स्तरीय साम्राज्य माना जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जो राजा करेगा, खासकर यह जानने के बाद कि राजा अपनी प्रतिष्ठा को कितना महत्व देता है। ये सर्वविदित है कि राजा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो 10,000 की सेना का बलिदान देने में भी संकोच नहीं करता था। हम पहले ही 65,000 सैनिक, 2 तीसरे दर्जे के जनरल खो चुके हैं। इस युद्ध को और लंबा खींचने से हमारे राजवंश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। जबकि राजा एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से क्रोधित हो जाता था और स्वभाव से आवेगपूर्ण था, राजा मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अगर उनका राजवंश काफी कमजोर हो गया तो पड़ोसी राज्य हमला करने में एक दिन भी बर्बाद नहीं करेंगे। राजा की घोषणा सुनकर जब सभी लोग अभी भी स्तब्ध थे, तभी एक दूत, जिसका शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था, जिससे वह हत्यारे जैसा लग रहा था, सिंहासन के पीछे प्रकट हुआ और राजा के कान में कुछ फुसफुसाया। घोषणा। सभी को नमस्कार। मैं हर दिन एक अध्याय अपलोड करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार है, शायद कोरोना वायरस, मुझे 100% यकीन नहीं है। मेरा शरीर इस समय इतना कमजोर है कि मैं हर दिन 2 अध्याय नहीं लिख सकता। अगले कुछ दिनों तक अगर मेरा शरीर ठीक रहा तो मैं एक अध्याय अपलोड करना जारी रखूंगा। जराका किले की दूसरी लड़ाई खत्म हुए 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों के दौरान कई लोगों को उम्मीद थी कि जुल्क्स राजवंश एक और बड़ी सेना भेजेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत जुल्क्स राजवंश ने अपनी सेना को तैनात करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे चल रहे युद्ध के बारे में भूल गए हों। इसने कई लोगों को भ्रमित कर दिया क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि 2 बड़ी हार का सामना करने के बाद राजवंश क्यों रुक गया। ये राजवंश 115 वर्षों से भी अधिक लंबे इतिहास वाला एक गौरवशाली साम्राज्य था। उस अवधि में राजवंश में 4 से अधिक राजा थे। उस समय के दौरान राजवंश ने अपनी सीमाओं के आसपास के सभी 2 स्तरीय छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करते हुए अन्य पड़ोसी 3 स्तरीय राज्यों के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध बनाए रखने की पूरी कोशिश की। जबकि पिछले राजाओं को पर्वत श्रृंखलाओं से भरी भूमि पर विजय प्राप्त करने में कोई मूल्य नहीं दिखता था और वे खाद्य आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर थे। हालांकि जुल्क्स राजवंश के वर्तमान राजा सेबेस्टियन वॉकर ने इस छोटे से साम्राज्य के वास्तविक मूल्य और क्षमता को देखा। सेबेस्टियन वॉकर स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो अधिक भूमि पर विजय प्राप्त करना चाहता था और अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। उसका सपना अंततः अपने राजवंश को 5 स्तरीय शक्ति केंद्र बनाकर महाद्वीप के इस हिस्से का अधिपति बनाना था।
हालांकि कई मुद्दों के कारण उसकी विजय योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। राजा बनने से पहले उसके पिता के पास केवल 60,000 सैनिक और एक तृतीय क्रम जनरल था। ये जानते हुए कि उसका राजवंश अपनी विजय योजनाओं को शुरू करने के लिए बहुत कमजोर होगा, उसे अपने राजवंश के लिए 4 तृतीय क्रम होने के लिए 3 दशक तक इंतजार करना पड़ा। जुलुक्स राजवंश की भूमि में 7 मुख्य शहर और 29 छोटे कस्बे थे। प्रत्येक मुख्य शहर या तो सीमाओं के पास या खाद्य पदार्थों और अन्य आपूर्ति के त्वरित परिवहन के लिए एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था। अन्य पड़ोसी राज्यों के विपरीत जुलुक्स राजवंश के मुख्य 7 शहरों के गवर्नरों को ड्यूक की उपाधि नहीं दी गई थी। राजाओं को लगा कि सभी 7 शहरों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना राजवंश की रीढ़ है, उन्हें 7 मुख्य शहरों पर मजबूत नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता थी। इसके बजाय उसने अपने राज्य के कुलीनों से एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए। अगर कोई कुलीन राज्य के राजा के खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश करता तो वे और उनका पूरा वंश तुरंत मर जाता और उनकी आत्माएं जला दी जाती। इससे किसी भी देशद्रोही या विद्रोही को उठने से रोका जा सकता था। इस अनुबंध ने सभी कुलीनों और उनकी भावी पीढ़ियों को राजा और राज्य का गुलाम बना दिया। इस अनुबंध के कारण सभी कुलीन राजा से बहुत नाराज थे। इस अनुबंध से बंधे होने का मतलब था कि उनके पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी। वे जो भी निर्णय लेना चाहते हैं उस पर राजा को स्वयं चर्चा करनी होती है और उसे मंजूरी देनी होती है। अशोक शहर जुल्क्स राजवंश के 7 मुख्य शहरों में से एक उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अशोक शहर और जराका किले के बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं के कारण यह मुश्किल हो गया और यात्रा में अधिक समय लगा। वर्तमान में जुल्क्स राजवंश के वर्तमान राजा सेबेस्टियन वॉकर और जॉन मिशेल कुलीन घराने के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, जिसे अशोक शहर का गवर्नर कहा जाता है। जॉन मिशेल केवल नाम के लिए अशोक शहर का गवर्नर था, क्योंकि असली शासक राजा सेबेस्टियन था। मेरे निजी जासूसों ने पाया है कि इस्तारिन सेना अशोक शहर पर हमला करने की योजना बना रही है। उन्हें अशोक शहर तक पहुंचने में लगभग 9 से 10 घंटे लगेंगे। अभी के लिए हम नहीं जानते कि इस्तारिन सेना कब हमला करेगी, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि वे इस सप्ताह के भीतर हमला करेंगे। आक्रमण की तैयारी के लिए छोटे शहरों की रक्षा के लिए भेजे गए सभी सैनिकों को वापस बुलाएं। जॉन को कई निर्देश देने के बाद राजा ने आखिरकार 3 सितारा कलाकृतियों के उपयोग के साथ बैठक समाप्त कर दी। 3 दिन पहले जब राजा सेबेस्टियन युद्ध को रोकने के बारे में सोच रहे थे, तब उनका एक निजी जासूस बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया। ये जानते हुए कि इस्तारिन साम्राज्य अशोक शहर पर हमला करने वाला था, राजा चाहता था कि जॉन अशोक शहर की रक्षा को अधिकतम तक बढ़ाए। यदि मुख्य 7 शहरों में से एक भी गिर गया तो यह जुल्क्स राजवंश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस्तारिन साम्राज्य के लिए एक शहर खोना लाखों बार थप्पड़ खाने के समान होगा। दृश्य परिवर्तन जबकि अशर्क नगर की सुरक्षा अधिकतम स्तर पर थी, राजा आदित्य किसी और काम में व्यस्त थे। महाराज, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रभावित हूँ। आपकी बुद्धिमत्ता इस दुनिया से बाहर है। वर्तमान में राजा आदित्य, माजिन गांव के मुखिया जैचरी और आकर्षक शाही लोमड़ी रानी अंबर जुलुक्स राजवंश क्षेत्र में थे। सभी के चेहरों पर बड़ी मुस्कान थी। ये सोचना कि तुम झूठी जानकारी देकर पूरे जुलेक्स राजवंश को गुमराह करोगे, जीनियस। आदित्य जिस कारण से माजिन को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा था, उसका कुछ संबंध उसकी भविष्य की योजनाओं से था। भोजन की कमी के कारण आदित्य के पास सीमित विकल्प थे। उसने माजिन का उपयोग करके अशोक शहर पर आक्रमण करने की झूठी सूचना फैलाई। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, राजा सेबेस्टियन के आदेश के तहत जॉन ने उन सभी सैनिकों को वापस बुला लिया जो आसपास के शहरों की रक्षा करने के लिए थे। इससे शहर असुरक्षित हो गए। हर कोई यह नहीं देख पाया कि ये शहर इस्तारिन साम्राज्य के लिए बहुत महत्व रखते थे। पूरे राजवंश का ध्यान भटकाकर आदित्य आसानी से जुलुक्स राजवंश के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम था। तीनों शहरों में से प्रत्येक के पास 1000 एकड़ से ज्यादा की विशाल कृषि भूमि थी जो 38 फुटबॉल पिचों के बराबर थी। प्रत्येक शहर मक्का, गेहूं और चावल उगाने में माहिर था। मुझे वास्तव में जमीन की नहीं बल्कि खाद्य आपूर्ति की जरूरत है। अशोक शहर के 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित 3 शहरों की कृषि भूमि उपजाऊ थी। इन तीनों शहरों ने अशोक शहर की उच्च खाद्य मांग को पूरा किया। पिछले साल इन 3 शहरों में से एक ने 22,000 क्विंटल से ज्यादा चावल उगाया। नोट: 1 क्विंटल 100 किलोग्राम या 220.462 पाउंड होता है। योजना ये थी कि तीनों शहरों से सारी फसलें इकट्ठा करके खाद्यान्न की कीमतों को कम किया जाए और खाद्यान्न की कमी की समस्या को खत्म किया जाए। मरते हुए द्वीप महाद्वीप में किसी भी राज्य ने ऐसा कुछ नहीं किया है। कई राजा इस तरह के कृत्य की कड़ी निंदा करेंगे, ये सोचकर कि केवल चोर और डाकू ही इस तरह का काम करते हैं, लेकिन आदित्य अलग था।
प्रधानमंत्री के लिए काम करने वाले व्यक्ति होने के नाते उसे अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। दुश्मन के बारे में जानकारी एकत्र करने वाले माजिन का धन्यवाद, मैं ये योजना बनाने में सक्षम था। आदित्य ने माजिन को जुलेक्स और नेपोका दोनों राज्यों में भेजा है। एक महान व्यक्ति ने एक बार कहा था, अपने दुश्मन को जानो और खुद को जानो, सो लड़ाइयों में भी तुम कभी नहीं हारोगे। जब तुम दुश्मन के बारे में नहीं जानते लेकिन खुद को जानते हो, तो तुम्हारे जीतने या हारने की संभावना बराबर होती है। अगर तुम अपने दुश्मन और खुद दोनों के बारे में नहीं जानते, तो हर लड़ाई में तुम्हारी हार तय है। आदित्य ने इस सिद्धांत का पालन किया। चूंकि उसके पास सैन्य शक्तियां नहीं थी, इसलिए वो सूचना के मामले में बढ़त हासिल करना चाहता था। इस दुनिया में जहां आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी, सूचना एक शक्तिशाली हथियार के समान थी। सूचना ही जीत की कुंजी थी। माजिनों को अपने अधीन लाकर आदित्य को न केवल हथियारों की एक शक्तिशाली सेना प्राप्त हुई, बल्कि एक ऐसी सेना भी मिली जो उसे नवीनतम समाचार दे सकती थी। ग्रैंड ईस्ट स्प्रिंग्स उन 3 शहरों में से एक है जो अशोक शहर को भोजन उपलब्ध कराते हैं। ग्रैंड ईस्ट स्प्रिंग्स की आबादी 15,000 थी। इन तीनों शहरों की लगभग 80% आबादी जॉन के स्वामित्व वाले गुलाम थे। खेत के लिए गुलामों से काम करवाना सस्ता और ज्यादा कारगर था। काले कपड़े पहने और अपने चेहरे को होठ से ढककर तीनों ने बिना किसी प्रयास के दीवारों को फांदकर ग्रैंड ईस्ट स्प्रिंग्स शहर में प्रवेश किया। खेती की जमीनों सहित पूरा शहर 3 मीटर ऊंची लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। दीवारों का निर्माण गुलामों को भागने से रोकने और बाहरी लोगों को ग्रैंड ईस्ट स्प्रिंग्स शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया गया था। पहले तीनों शहरों की सुरक्षा में कुल 10,000 सैनिक तैनात थे। अब प्रत्येक शहर की सुरक्षा के लिए 100 से भी कम सैनिक बचे हैं। महाराज, क्या मुझे पहरेदारों को मार देना चाहिए? अभी नहीं, तुम्हें खेलने का समय मिलेगा। रात के अंधेरे में तीनों लोग गोदाम के पास पहुंचे, जहां सारी फसल रखी हुई थी। जब सूर्य की पहली किरण ग्रैंड ईस्ट स्प्रिंग्स शहर पर पड़ी, तो 2 सैनिक आलस से गोदाम की ओर बढ़े, जो ग्रैंड ईस्ट स्प्रिंग्स के केंद्र में स्थित था, ताकि गोदाम की रखवाली कर सकें। यार, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हमें गोदाम की रखवाली क्यों करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गोदाम में कोई कीमती सामान है, गोदाम में सिर्फ अनाज है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई आकर सारा अनाज चुरा ले। दोनों सिपाही गोदाम की ओर चल दिए। हर सुबह की तरह सबसे पहले उन्होंने गोदाम खोला और जांच की कि सब कुछ ठीक है या नहीं। झनकार, लोहे के 2 दरवाजे धकेलते हुए दोनों सिपाही गोदाम में घुस गए। खाली गोदाम को देखकर दोनों सिपाही अवाक रह गए। भाई, मुझे लगता है कि मैं मतिभ्रम में हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी भी नशे में हूँ। मैं झपकी लेने जा रहा हूँ। भाई, तुम्हें कोई भ्रम नहीं है। अगर तुम अभी सो गए तो शायद तुम फिर कभी न जाग सको। और ऐसे ही एक ही रात में पिछले 6 महीने की फसल बिना किसी निशान के गायब हो गई। एक ही दिन में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और राजा सेबेस्टियन के कानों तक पहुंच गई। तुम मुझे बता रहे हो, जब गोदाम की रखवाली करने वाले सैनिक मौज मस्ती कर रहे थे, किसी रहस्यमय व्यक्ति ने हमारे गोदाम खाली कर दिए। एक ही दिन में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और राजा सेबेस्टियन के कानों तक पहुंच गई। तुम मुझे बता रहे हो, जब गोदाम की रखवाली करने वाले सैनिक मौज मस्ती कर रहे थे, किसी रहस्यमय व्यक्ति ने हमारे गोदाम खाली कर दिए। हाँ महाराज, राजा की लाल आंखें देखकर दूत कांप उठा। महाराज, मुझे लगता है कि मुझे अंदाजा है कि अपराधी कौन हो सकता है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री ने बोलने का साहस जुटाया। ये कौन है? अदालत में हर कोई लुई मार्टिन नाम के आदमी को देख रहा था। मुझे लगता है कि यह स्टारिन साम्राज्य था। बिल्कुल बकवास। क्या ये बकवास है? हाँ, राजा इतना नीच और शर्मनाक काम क्यों करेगा? राजा सहित सभी को प्रधानमंत्री लुईस की बातों पर संदेह था। जब सब शांत हो गए, तो राजा सेबेस्टियन ने आह भरी और लुई की ओर देखा। उसे इस आदमी को अपना प्रधानमंत्री चुनने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। अपने शब्दों को स्पष्ट करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टारिन साम्राज्य में खाद्य आपूर्ति की कमी है। अब जब उनकी सेना अचानक 38,000 तक बढ़ गई है, तो मुझे यकीन है कि इस विशाल सेना को खिलाने के लिए उनके पास भोजन की कमी हो गई होगी। इस समस्या से निपटने का एकमात्र उचित समाधान दुश्मन को लूटना होगा। झूठी जानकारी फैलाकर उसने लॉर्ड जॉन को उन सभी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए मजबूर किया जो पहले 3 शहरों की रखवाली कर रहे थे। केवल 100 सैनिकों के साथ शहरों की रखवाली करते हुए मुझे यकीन है कि स्टारिन साम्राज्य के लिए वेयरहाउस लेना बहुत आसान रहा होगा। प्रधानमंत्री की बातें सुनकर पूरा सिंहासन कक्ष शांत हो गया। सबको एहसास हो गया कि राजा आदित्य कितने धूर्त हैं। टकराना। राजा सेबेस्टियन को अपनी दाहिनी मुट्ठी से कंक्रीट की दीवार तोड़ते देख सभी लोग पीछे हट गए। दीवार का एक बड़ा हिस्सा मकड़ी के जाले की तरह टूट गया।
राजा सेबेस्टियन ने अपने हमले में किसी भी तरह की मन शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका मतलब है कि उसने दीवार को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। ड्रिप। राजा सेबेस्टियन के हाथ से खून टपकने लगा और उसने गुस्से में अपने होंठ काट लिए और उसके होठों से भी खून बहने लगा। शुरू से ही हम उस कमीने के नियंत्रण में नाच रहे हैं, बिना ये जाने कि यह क्या है। यह उनके चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा था। राजा सेबेस्टियन को शर्म से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। उस शानदार राजवंश का क्या हुआ जिसे बनाने में उसने दशकों लगा दिए? दृश्य परिवर्तन अंडरस्को। जबकि राजा आदित्य ने जो किया उससे सभी लोग हैरान थे। उस समय ड्रैगन राजा पहले से ही अपनी भव्य योजना के अगले चरण को क्रियान्वित कर रहा था। सब लोग यहीं विश्राम करेंगे। 25,000 सैनिकों के साथ आदित्य और उसके 7 सेनापति इस बार अशर्क शहर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े थे। आदित्य ने तय किया था कि वो अशर्क शहर से 10 किलोमीटर दूर रुक जाएगा और सही मौका मिलने तक पहाड़ों की श्रृंखलाओं में छिप जाएगा। कुछ आदेश देने के बाद आदित्य उस बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़ा जो उसका पीछा कर रहा था। बूढ़े आदमी, तुम्हें पता है कि क्या करना है? ज़ैकई ने सिर हिलाया और छाया में गायब हो गया। ये सब माजिन्स की बदौलत था, जिन्होंने दुश्मन के स्काउट्स को बाहर निकाल दिया था कि वे बिना किसी को पता लगे अशोक शहर के इतने करीब आ पाए। ज़ैकई और माजिन्स को इस्तारिन सैनिकों द्वारा अशोक शहर पर आक्रमण करने की खबर को लीक होने से रोकने का काम दिया गया था। रात का खाना खाने के बाद आदित्य और अन्य लोग अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए इस तंबू में एकत्र हुए। अब जब राजा सेबेस्टियन को पता चल गया है कि हमने जानबूझकर उन्हें उनके गोदाम पर हमला करने के लिए गुमराह किया है, तो वह शायद इस घटना को फिर से होने से रोकने के लिए अन्य शहरों की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि अशोक शहर की सुरक्षा कम हो जाएगी। वे निश्चित रूप से हमसे हमला करने की उम्मीद नहीं करेंगे। तीनों शहरों में काम करने वाले दास शायद अब भूख से पीड़ित होने जा रहे हैं क्योंकि उनकी सारी फसलें छीन ली गई हैं। हालांकि आदित्य को उनके लिए सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन वह अपने लोगों को भी पीड़ित नहीं होने दे सकता था। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए शासक को क्रूर बनना पड़ता है। जोश, स्कॉट, एलेनो, टायलर और हेनरी, तुम सब यहीं रहोगे और सेना की कमान संभालोगे, जबकि मैं, एम्बर और नाथन मैना बैरियर को हटाने के लिए अशोक शहर में घुसपैठ करेंगे। जुल्क्स राजवंश के हर मुख्य शहर को मैना बैरियर द्वारा संरक्षित किया गया था। बैरियर पूरे शहर को कवर करता था और मैना पत्थरों से संचालित होता था। माना पत्थर विशेष प्रकार के पत्थर हैं जो 10,000 वर्षों तक वायुमंडल से माना एकत्र करने के बाद बनते हैं। प्रत्येक माना पत्थर में तीसरे क्रम के साधक के बराबर का माना होता है। माना पत्थर बहुत महंगे हैं। यही कारण है कि उस राजधानी में केवल 15 माना पत्थर थे जिन्हें आदित्य ने आपातकालीन उद्देश्यों के लिए खरीदा था। मैना बैरियर 3 ऑर्डर के 3 पूर्ण शक्तिशाली हमलों का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। मैना बैरियर को निष्क्रिय किए बिना आदित्य और उसके सैनिकों के लिए अशोक शहर पर आक्रमण करना असंभव होगा। सभी में से केवल एम्बर का भ्रम जादू और नाथन की चुपके कौशल ही मेरी मदद करने जा रहे हैं। शाही फॉक्स वंश को जगाने के बाद एम्बर ने दोनों रास्तों की खेती शुरू कर दी थी। उसने अपनी कक्षा को इल्यूजन वॉयलॉक में भी बदल दिया। जब कोई अपनी कक्षा बदलना चाहता है या कोई वर्ग चुनना चाहता है, तो आदित्य के विपरीत उन्हें उस वेदी पर जाना होगा जो एक साधक के लिए एक वर्ग प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे, तो मैं एक संकेत भेजूंगा। जैसे ही आप सभी को संकेत दिखाई दे, 1 सेकंड भी बर्बाद न करें। जितनी जल्दी हो सके सेना को आगे बढ़ाएं और अशोक शहर पर हमला करें। समझा? जब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, आदित्य, अंबर और नाथन रात के अंधेरे में गायब हो गए। अशोक शहर राजधानी से लगभग 3 गुना बड़ा था। पूरा शहर 10 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे किसी दूसरे शहर में होता है। 3 तरफ से शहर जंगल से घिरा हुआ था और उत्तर की तरफ से यह पहाड़ों से घिरा हुआ था। 10 किलोमीटर के दायरे में निगरानी के लिए टावर बनाए गए थे ताकि पता लगाया जा सके कि कोई सेना शहर की तरफ आ रही है या नहीं। नाथन और कुछ अन्य माजिनों के संयुक्त प्रयास से निगरानी टावरों में मौजूद सभी सैनिकों को चुपचाप मार दिया गया। अशोक शहर की आबादी करीब 3 लाख थी। शहर पंचकोणीय आकार में बना था, जिसमें शहर के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में 2 द्वार थे। रुको, अगर तुम इस शहर में नए हो तो तुम्हें प्रवेश शुल्क के रूप में 1 सिल्वर देना होगा। नाथन की मदद से आदित्य ने अपना रूप बदल लिया। फिलहाल आदित्य के बाल गहरे बैंगनी हो गए थे, जबकि उसकी पुतलियों का रंग अभी भी लाल था। उसका चेहरा अब और भी गोल मटोल दिखने लगा था। वो खूबसूरती जो किसी भी महिला के दिल में आग लगा सकती थी, अब नहीं रही। हालांकि एम्बर ने अपना रूप नहीं बदला, क्योंकि उसने अपने आकर्षण को दबाने के लिए सरल ब्रह्म जादू का प्रयोग किया था, जिससे वो अब एक औसत महिला की तरह दिखने लगी थी।
आदित्य ने विनम्रतापूर्वक एक रक्षक को 2 चांदी के सिक्के दिए, जो चांदी का कवच पहने हुए था और उसके बाल छोटे थे। तुम कहां से हो? आदित्य को दाईं ओर कुछ वांछित अपराधियों के पोस्टर दिखाई दिए। उन पोस्टरों पर उन अपराधियों के चेहरे बड़े करीने से बनाए गए थे। हम पास के एक गांव से आए हैं। आदित्य पहरेदारों को यह नहीं बता सका कि वे इस्तारिन साम्राज्य से आए हैं। चल रहे युद्ध के कारण अशोक शहर की सुरक्षा उच्चतम स्तर पर बढ़ा दी गई है। कौन सा गांव? गार्ड ने अंबर पर नजर डालते हुए पूछा। एशवुड गांव, एम्बर ने तुरंत जवाब दिया। गार्ड ने सिर हिलाया और आदित्य और एम्बर द्वारा बताए गए नकली नामों के साथ विवरण लिख लिया। तुम दोनों इस गांव में कब तक रहने की योजना बना रहे हो और तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? वो कौन है? कई और सवालों के बाद आखिरकार उन दोनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। महाराज, नाथन कहाँ है? शहर में घूमते हुए एम्बर ने उत्सुकता से पूछा। राजधानी के विपरीत पूरा शहर अलग अलग रंगों की रोशनी से जगमगा रहा था। सड़क के लगभग हर कोने पर दुकानें थीं। आसपास के गांवों से लोग ज्यादातर यहां अपने हाथ से बने उत्पाद, शिकार किए गए जानवर और अपनी फसल बेचने के लिए आते थे, ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकें। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, आदित्य ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। घूमते हुए आदित्य ने पाया कि कई पुरुष एम्बर को घूर रहे थे। भले ही रॉयल फॉक्स क्वीन ने अपने आकर्षण को ब्रह्म जादू से दबा दिया था, लेकिन वह अपने उछलते हुए शरीर को छिपा नहीं पाए। उसके बड़े और गोल स्तन हर बार जब वह एक कदम आगे बढ़ती तो थोड़ा उछलते और उसकी बड़ी गोल मोटी गांठ पुरुषों का ध्यान चुंबक की तरह खींचती। उसकी आंखों में ठंडी नजर देखकर कोई भी एम्बर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कीड़ों को देख रही हो। मेरी पत्नी, आज रात को आप किस तरह का खाना खाएंगी? आदित्य ने उसकी मुलायम और पतली कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। एम्बर को उम्मीद नहीं थी कि महाराज ऐसा कुछ करेंगे। जब उसने आदित्य की मजबूत बाह को अपनी कमर पर महसूस किया तो एक पल के लिए उसके गाल लाल हो गए। फिर उसने खुद को शांत किया। तुम, मेरे प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? एम्बर ने उसके सीने पर दाहिनी ओर झुककर फुसफुसाते हुए पूछा। दूसरों को ऐसा लग सकता है कि जोड़े खुलेआम छेड़खानी कर रहे थे, जिससे पुरुषों को बहुत जलन हो रही थी। एम्बर ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उनका भेस न खुल जाए। आदित्य ने दाईं ओर झुककर उसके दाहिने कान के पास फुसफुसाया। एक सैनिक कुछ समय से हमारा पीछा कर रहा है। अब एम्बर को आखिरकार समझ में आ गया कि महाराज ने अचानक उसकी कमर पर हाथ क्यों रखा। ऐसा नहीं कि एम्बर को बुरा लगा या कुछ और, बल्कि यह पूरी बात उसके लिए एक अनूठा अनुभव था। गुलाम बनने से पहले एम्बर का जीवन संघर्ष से भरा था। उसके पास कभी भी रिश्ते या रोमांस के लिए समय नहीं था। एक पल के लिए तो एम्बर को समझ में नहीं आया कि एक सैनिक चुपके से उनका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन एक पल बाद उसे कुछ एहसास हुआ और उसने आदित्य की तरफ देखा। महाराज, क्या आपने प्रवेश करते समय अपनी आभा को दबा रखा था? मुझे खेद है कि मैं आपके शब्दों को नहीं समझ पाई। एम्बर ने लगभग अपने माथे पर हाथ मार लिया। मुझे लगता है कि वो सैनिक आपका पीछा कर रहा है क्योंकि उन्हें लगा कि आप द्वितीय श्रेणी के हैं। महाराज, आपको अपनी आभा को दबाना सीखना होगा, अन्यथा एक गैर संवेदी साधक भी आपकी साधना शक्ति को जान सकता है। पहरेदारों ने पहले ही हमारे भेष को देख लिया होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो वे हम पर घात लगाने की सोच रहे हैं। महाद्वीप के इन हिस्सों में केवल कुछ प्रतिशत लोग ही द्वितीय श्रेणी तक पहुंच पाते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे द्वितीय श्रेणी किसी गांव से संबंधित हो। ठीक है, इससे हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। शुरू से ही आदित्य यहाँ हजारों लोगों को मारने के इरादे से आया था। युद्ध में यह मायने नहीं रखता कि कौन निर्दोष है या कौन अपराधी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत। जो मायने रखता है वो जीत है। जीतने वाला हमेशा सही होगा। इस रास्ते में आदित्य को पता नहीं है कि उसके हाथों कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे, लेकिन शासक के रूप में राजा को अपने परिवार और राज्य को किसी भी चीज से पहले रखना चाहिए। जब आवश्यक हो तो राजा को क्रूर बनना चाहिए। यदि राजा क्रूरता का उपयोग नहीं करता है तो जल्द या बाद में ये राज्य गिर जाएगा। ये सब योगितम के अस्तित्व के बारे में था। निर्दोष या दोषी जैसी कोई चीज नहीं थी। जब से मैंने अपनी योजना बनाई है, मैं सभी प्रकार के प्राणियों का वध करने के लिए तैयार हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे रास्ते में कौन खड़ा है। अगर मेरे जैविक माता पिता मेरा रास्ता रोकेंगे तो मैं उनका भी साथ दूंगा। ये शब्द ड्रैगन राजा का सच्चा विश्वास थे। एम्बर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सभी स्वर्ण टिकटों के लिए धन्यवाद। स्वूश, अंबर और आदित्य दोनों ही हवा के झोंके के साथ गायब हो गए। वे कहाँ चले गए? प्रथम श्रेणी का सिपाही जो गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहा था, उसने अशोक शहर में घुसने वाले संदिग्ध जोड़ों की तलाश में अपना सिर दूसरी दिशा में घुमाया। हमें ढूंढ रहे हो?
रात के अंधेरे में अंबर और आदित्य दोनों छत के ऊपर दिखाई दिए। सिपाही डर के मारे उछल पड़ा जब उसने एक पुरुष की आवाज सुनी और एक हाथ ने उसके दाहिने कंधे को पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, अंधेरे में से दो जोड़ी हल्के पीले रंग की चमकती आंखें एक पल के लिए सैनिक को घूरने लगी, फिर सैनिक की आंखें बेजान हो गईं। सम्मोहन, ये हो गया। महाराज, आप जो चाहे पूछ सकते हैं या आदेश दे सकते हैं। उसने जो नया कौशल सीखा वो था सम्मोहन। ये कौशल तभी काम करता था जब लक्ष्य का दिमाग या इच्छा शक्ति कमजोर हो। अपने वर्तमान स्तर पर वो केवल मध्य एक आदेशों को ही सम्मोहित कर सकती है। दृश्य परिवर्तन। भाई, मैंने सुना है कि शहर के पश्चिमी हिस्से में एक वेश्यालय खुला है। मुझे लगता है कि जब हमारे पास कुछ खाली समय हो तो हमें इसे देखना चाहिए। हमारी पहचान के साथ हमें कुछ छूट मिलनी चाहिए। जरूर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दुख की बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि इस समय हमें कोई छुट्टी मिलेगी। ये देखते हुए कि कैसे स्टारिन साम्राज्य ने पूरे राजवंश को मूर्ख बनाकर हमें लूट लिया है, मुझे नहीं लगता कि दोनों राज्यों के बीच नफरत कभी भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। वर्तमान में प्रशिक्षण शिविर में लगभग 4000 सैनिक आराम कर रहे थे, जबकि अन्य 4000 काम कर रहे थे। सैनिकों के काम के समय को 2 शिफ्टों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक शिफ्ट में 12 घंटे की कड़ी मेहनत होती थी। अपने काम के घंटों के दौरान किसी भी सैनिक को प्रशिक्षण शिविर छोड़ने की अनुमति नहीं थी। हर 15 दिनों के बाद 8000 सैनिकों को दूसरे समूह द्वारा बदल दिया जाता था, जो पहले पास के शहरों और सीमाओं की रखवाली कर रहे थे। ये चक्र 15 से 30 साल तक चलता रहा, जब तक कि एक सैनिक 40 से 55 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच गया। यहां तक कि कुछ सैनिक ऐसे भी थे जो 70 जोड़ तक पहुंचने के बाद ही सेवानिवृत्त होते थे। एक साधक का जीवन लंबा था, यहां तक कि एक 70 जोड़ प्रथम श्रेणी का सैनिक अपनी कुल ताकत का 1/10वां हिस्सा इस्तेमाल करके पृथ्वी पर सबसे मजबूत पुरुषों को हरा सकता है। प्रशिक्षण शिविर शहर के उत्तरी भाग में स्थित था। प्रशिक्षण शिविर हजारों टेंटों के साथ एक खुले मैदान में बनाया गया था। प्रत्येक टेंट इतना बड़ा था कि उसमें 4 सैनिक आराम से सो सकते थे। टेंटों के बीच रात के समय टेंटों को गर्म रखने के लिए बड़े बड़े कैंपफायर थे। पूरा प्रशिक्षण शिविर आम जनता के लिए प्रतिबंधित था। प्रशिक्षण शिविर 2 मीटर लंबी लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। 2 शिफ्टों में काम करने वाले 8000 सैनिकों के अलावा एक विशेष यूनिट भी थी। इस विशेष यूनिट में 1500 से ज्यादा सैनिक थे। इस यूनिट को आपातकालीन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। भाई, चलो अपना खाना ले लो। वर्तमान में प्रशिक्षण शिविर में सभी सैनिक अपना खाना पाने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे। सैनिकों को उच्च गुणवत्ता वाले जादुई जानवर का मांस खिलाया जाता है, जो एक साधक के शरीर के लिए बहुत स्वस्थ और पौष्टिक होता है। मैंने सुना है कि आज हमें स्नो बियर का मांस खाने का मौका मिलेगा। जैसे ही सैनिक ने ट्रे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसका पूरा शरीर पानी के गुब्बारे की तरह फट गया। टकराना। अभी क्या हुआ? लाल खून और जमीन पर बिखरे मांस के छोटे छोटे टुकड़े देखकर कई सैनिक घबरा गए और उनके दिलों में डर बैठ गया। हे, जब उन्होंने अपने सामने एक सुनहरा जादुई घेरा देखा तो सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जादुई घेरा लगभग 20 मीटर आकार का था। उन्हें सबसे ज्यादा डर तब लगा जब उन्होंने जादुई घेरे में सभी लाशें देखी। एम्बर, उन्हें इस तरह डराने का कोई तरीका नहीं है। सभी लोग अपनी दाईं ओर मुड़े और देखा कि एक सुंदर युवक और एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक महिला उनकी ओर आ रहे हैं। एम्बर ने अपना मुंह ढक लिया और हल्की सी हंसी के साथ अपने गोल स्तनों को थोड़ा सा उछाला, लेकिन किसी को भी इस दृश्य की सराहना करने का मूड नहीं था। हे महाराज, मैं बस अपने ब्रह्म जादू का परीक्षण करना चाहता था। ऐसा लगता है कि मेरे वर्तमान स्तर पर मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। आज आदित्य को पता चला कि उसके एक सेनापति को ब्रह्म जादू का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को यातना देना पसंद है। चलो इसे जल्दी और जल्दी खत्म करते हैं। क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी। लाल नारंगी दिखने वाली बिजली आदित्य के शरीर के चारों ओर चमकने लगी और चटकने की आवाजें आने लगी। अगले ही पल क्रिम्सन ड्रैगन अपनी जगह से गायब हो गया। स्वूश। टकराना। जब आदित्य फिर से प्रकट हुआ तो 200 से ज्यादा सैनिक मर चुके थे क्योंकि उनके सिर कटे हुए थे। बचे हुए सैनिक जो पहले से ही लाइन में खड़े थे घबरा गए। सैनिकों में से एक ने एक लाल गोला निकाला और मन का उपयोग करके उसे सक्रिय किया। जैसे ही लाल गोला चमकीले लाल रंग में चमक उठा, उसके शब्द पूरे शहर में सुनाई देने लगे। लाल चेतावनी, हमारे प्रशिक्षण शिविर में 2 घुसपैठिए हैं। बैकअप के लिए वापस आने का अनुरोध। आवाज पूरे शहर में सुनी गई। लाल चेतावनी के साथ गार्ड ने जल्दी से 2 गेट बंद कर दिए और पूरे शहर को कवर करने वाली मैना शील्ड को सक्रिय कर दिया। जो सैनिक पहले शहर में गश्त कर रहे थे वे अब प्रशिक्षण शिविर की दिशा में भाग रहे थे।
यहाँ तक कि इस शहर के गवर्नर जॉन मिशेल भी अपनी हवेली से बाहर निकले और प्रशिक्षण शिविर की दिशा में चले गए। हमें बस उन्हें तब तक रोकना है जब तक राज्यपाल खुद नहीं आ जाते। हर बीतते सेकंड के साथ ज्यादा से ज्यादा सैनिक अपने हथियारों के साथ इकट्ठा होते गए। 5 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा सैनिकों ने आदित्य और अंबर को घेर लिया। हालांकि 5000 और बढ़ते सैनिकों से घिरे होने के बावजूद न तो लोमड़ी रानी और न ही क्रिम्सन ड्रैगन ने घबराहट या डर का कोई भाव दिखाया। कौन है? करीब 7.5 मिनट बाद सभी ने एक तेज आवाज सुनी। आवाज सुनकर सैनिक की आंखें उम्मीद से चमक उठी। भले ही उन्हें इस दूसरे दर्जे के सैनिक को हराने की कोई उम्मीद न हो, लेकिन उनके गवर्नर के पास तीसरे दर्जे के किसी भी सैनिक को मारने की शक्ति थी। अब जब उनका गवर्नर यहाँ था तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। स्वूश! जब तेज हवा आखिरकार चली गई तो आदित्य और अंबर से 9 मीटर की दूरी पर एक आदमी भाला लेकर खड़ा था। कुछ देर तक तो किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। दोनों पक्ष चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे, विरोधी की ताकत को मापने की कोशिश करते रहे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लॉर्ड जॉन मिशेल। जॉन मिशेल नाम का यह आदमी लगभग 6 फीट लंबा था। उसके सिर पर गोल बाल थे जो चांदनी को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर रहे थे। उसका शरीर काफी मांसल था। आदित्य और अंबर को सबसे ज्यादा आश्चर्य उसके फैशन से हुआ। उसने गुलाबी रंग का पायजामा पहना हुआ था। तुमने बहुत बढ़िया पजामा पहना है। आदित्य की बात सुनकर जॉन ने सिर नीचे किया और उसे एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में अपनी पत्नी का पजामा पहनकर यहाँ आ गया है। सिर्फ आदित्य और अंबर ही नहीं हंसना चाहते थे, बल्कि जॉन के सिपाही भी जमीन पर लोट लोट कर हंसना चाहते थे। हम्फ, ड्रैगन किंग, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए स्वर्ग का शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं। आज मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और महामहिम के सामने पेश करूंगा। चूंकि आदित्य अब अपना चेहरा नहीं छिपा रहा था, इसलिए जॉन कुछ ही सेकंड में उसे पहचानने में सक्षम था। मेरे गुलाबी जोकर, क्या तुमने कभी आतिशबाजी देखी है? जॉन यह व्यक्त नहीं कर सकता कि जब आदित्य ने उसे गुलाबी जोकर कहा तो उसे कितना अपमानित महसूस हुआ। तुम क्या कह रहे हो? आदित्य किस बारे में बात कर रहा था ये समझे बिना जॉन ने पूछा। मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ। 10,000 से अधिक सैनिकों की निगाहों के सामने आदित्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बोला, स्नैप। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा जोरदार विस्फोट हुआ। बूम! विस्फोट ने पूरे अशोक शहर को हिलाकर रख दिया। किसी ने भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। जब विस्फोट समाप्त हुआ तो विस्फोटों की एक और श्रृंखला जारी रही। प्रत्येक विस्फोट के साथ जॉन का चेहरा और अधिक पीला होता जा रहा था। धमाका, धमाका, धमाका! क्या हो रहा है? विस्फोट के कारण उत्पन्न भूकंप के कारण कुछ सैनिक जमीन पर गिर पड़े। करीब 1 मिनट के बाद धमाकों की आवाजें आखिरकार शांत हो गईं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में 97 धमाके हुए, जिससे पूरा शहर हिल गया और कई चीजें नष्ट हो गईं। क्या तुमने सच में किया? आदित्य को देखते ही जॉन का पूरा शरीर कांप उठा। कुछ खास नहीं, मैंने बस अपने सैनिकों के लिए इस शहर पर हमला करना आसान कर दिया। जॉन इस वाक्य के अलावा किसी भी चीज के लिए तैयार था। उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे जबकि उसकी आंखें मौत के डर से चमक रही थी। अनुबंध के कारण वह आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था, जिसका मतलब होगा राजा सेबेस्टियन को धोखा देना और उसकी मौत, जबकि दुश्मन भी उसे नहीं छोड़ने वाला था। दोनों ही तरह से वो एक मरा हुआ व्यक्ति था। केवल सेबेस्टियन ही नहीं, बल्कि आदित्य को घेरे हुए 10,000 सैनिक भी उसकी बातें सुनकर कांप उठे। तुमने ये कैसे किया? जॉन कमजोर होकर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने वह भाला गिरा दिया जो उसने पहले पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। किसी भी तरह से वो और उसका परिवार अनुबंध के कारण मरने वाला था। मैं क्या था? फ्लैशबैक। पहाड़ की चोटी पर खड़े आदित्य और नाथन अशर्क शहर की ओर देख रहे थे। नाथन, ये स्टोरेज रिंग अपने साथ ले जाओ। नाथन ने क्रिम्सन स्टोन वाली सुनहरी अंगूठी ली और असमंजस में अपने राजा की ओर देखा। उसकी निगाहें उत्सुक और सवालों से भरी हुई थीं। इस स्टोरेज रिंग में 100 से ज्यादा विस्फोटक रून है। हर रून एक पल में दूसरे क्रम के व्यक्ति का जीवन समाप्त कर सकता है। इस तरह के रून बनाने में बहुत समय लगता है। आदित्य कुल 100 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद 100 विस्फोटक कागज के तावीज बनाने में सक्षम था। महामहिम के शब्दों को सुनकर नाथन एक पल के लिए चौंक गया। उसने स्टोरेज रिंग की ओर देखा और ध्यान से रिंग को अपनी जेब में रख लिया। हमारी योजना को सफल बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी कागज के रून तावीजों को अशोक शहर की दीवारों पर लगा दें। फ्लैशबैक समाप्त। तुम रून खींच सकते हो। जॉन को लगभग सदमे में मरने जैसा महसूस हुआ। इस दुनिया में रून मास्टर बहुत दुर्लभ थे। यहाँ तक कि 4 स्तरीय राज्य को भी अपने गुट में एक क्रम रून मास्टर पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैं एक हरफनमौला खिलाड़ी हूँ।
आदित्य ने 10,000 सैनिकों के भयभीत चेहरों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी सेना को वो संकेत दे दिया है जिसकी उन्हें जरूरत थी, अब खून बहाने का समय आ गया है। स्वूश! अगले ही क्षण 10,000 लोगों की अविश्वास भरी निगाहों के सामने गवर्नर जॉन का सिर 2 टुकड़ों में काट दिया गया। डिंग! आपने एक मध्य द्वितीय क्रम साधक को मार दिया है, आपको अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग! आपका स्तर ऊपर हो गया है। डिंग! एक आपका स्तर ऊपर हो गया है। डिंग! आपका स्तर ऊपर हो गया है। डिंग! एक आपका स्तर ऊपर हो गया है। डिंग! आपने लेवल बढ़ा दिया है। सैनिक आदित्य और अंबर के एक भी वार को रोक नहीं पाए। दोनों सैनिकों की भीड़ में नाचते रहे। कहा जाता है कि उस रात अशर्क शहर ने अपने निर्माण के इतिहास की सबसे क्रूर रात का अनुभव किया था। क्रिम्सन ब्लिंक! सैकड़ों बिजली के बोल्ट सैनिकों पर गिरने लगे। हर बार जब बिजली किसी सैनिक पर गिरती तो उस सैनिक का शरीर पानी के गुब्बारे की तरह फट जाता। आदित्य ने पागलों की तरह क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार घुमाई, जबकि एम्बर ने इस मौके का इस्तेमाल अपने ब्रह्म जादू का अभ्यास करने के लिए किया। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक तरफा नरसंहार था जिसने पूरे प्रशिक्षण शिविर को खून की नदी और अनगिनत लाशों से रंग दिया। पूरी लड़ाई तब तक जारी रही जब तक कि दोनों ने 10,000 सैनिकों को मार नहीं दिया। जब आदित्य की सेना आए तब तक लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। आदित्य और अंबर अपने नए इलाके अशर्क शहर पर कब्जा करने के लिए सैनिकों का इंतजार कर रहे थे। सभी सैनिक, यहां तक कि युद्ध बंदी जो पहले जुल्क्स राजवंश के सैनिक थे, ये देखकर हैरान रह गए कि आदित्य ने कितनी जल्दी अशर्क शहर पर कब्जा कर लिया। पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। एक ही रात में आदित्य ने जुल्क्स राजवंश के लगभग 10% इलाके पर कब्जा कर लिया। महाराज, सब कुछ हो गया है। हमने अशोक शहर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है। एम्बर की रिपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अब आप आराम करने के लिए कुछ समय ले सकते हैं। आधी रात हो चुकी थी। सभी शवों को साफ करने और उनसे निपटने में कुछ घंटे लग गए। आदित्य ने उन कवच और हथियारों को फेंकने से भी इनकार कर दिया जो इस शहर के सैनिक पहले इस्तेमाल करते थे। महामहिम को धन्यवाद, फिर मैं खुद को माफ कर दूंगा। एम्बर ने कमरे से बाहर निकलने से पहले झुककर प्रणाम किया। वर्तमान में आदित्य गवर्नर जॉन के महल में था। वो जॉन के अध्ययन कक्ष में बैठा था और सभी कागजात और दस्तावेजों को देख रहा था। मैंने स्कॉट, टायलर और हेनरी को कुल 9,000 सैनिकों के साथ भेजा है। सुबह होने से पहले आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित शहर मेरे नियंत्रण में होंगे। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहेगा। अब मेरा स्टेटस पैनल चेक करते हैं। मुझे अपना स्टेटस पैनल खोले हुए काफी समय हो गया है। मैंने 2 थर्ड ऑर्डर, 1 मिड सेकंड ऑर्डर और 10,000 फर्स्ट ऑर्डर को मार दिया है। मेरे लेवल में काफी उछाल आना चाहिए था। अंडरस्कोर नाम आदित्य बैनित अंडरस्कोर जाति ड्रैगन अंडरस्कोर रिक्तरेखा क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन अंडरस्कोर वर्ग युद्ध नर्तक रून सम्राट अंडरस्कोर स्तर 5589 अंडरस्कोर सहज कौशल त्वरित शिक्षा और अनुकूलन क्रिम्सन ब्लेज हथियार ग्रैंडमास्टर रूनिक करामात ड्रैगन परिवर्तन अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग पिघला हुआ बोल्ट क्रिम्सन ब्लिंक मौनमन दिव्य रोष का विस्फोट आत्मा की आग की आभा चंद्र दृष्टि आशीर्वाद की गड़बड़ी रहस्यमय उछाल नरक रून का आकर्षण अंडरस्कोर कलाकृति पवन परी का कंगन 7 सागर का मुकुट अंडरस्कोर शक्ति 175 209 अंडरस्कोर गति 243 जोड़ 100 277 जोड़ 100 जोड़ अंडरस्कोर सहन शक्ति 175 209 अंडरस्कोर स्वास्थ्य 175 209 अंडरस्कोर मन 247 281 अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 068 मैं 89वें स्तर पर पहुंच गया हूं। आदित्य ने आश्चर्य से अपनी बाईं भौं उठाई। उसे स्तर बढ़ाने के लिए जितने अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता थी वो प्रत्येक स्तर के साथ बढ़ता ही जाएगा। केवल शक्तिशाली दुश्मन ही आदित्य को वो विशाल अनुभव बिंदु दे सकते हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। वर्तमान में प्रथम क्रम उसके लिए बहुत कमजोर है। 10,000 प्रथम क्रम को मारने के बाद भी आदित्य की उम्मीदों के विपरीत वो केवल 2 बार ही स्तर बढ़ा पाया। ऐसा नहीं था कि वो मजबूत दुश्मनों का सामना करने से डरता था, बल्कि इसके विपरीत आदित्य को जब भी किसी शक्तिशाली साधक का सामना करना पड़ता था तो वो उत्साह की भावना महसूस करता था। जिस बात ने आदित्य को आह भरने पर मजबूर किया वो ये थी कि उसकी स्तर बढ़ाने की गति बहुत धीमी हो जाएगी। क्रिम्सन ब्लिंक विवरण मोल्टेन वोल्ट का एक दुर्लभ विकसित रूप। ये कौशल आग और बिजली की प्रकृति का एक संयोजन है। फंक्शन 1 जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता 10 सेकंड के लिए बिजली में बदल सकता है। पहले 5 सेकंड के लिए
कौशल 100 जोड़ मैना का उपभोग करेगा, जबकि अंतिम 5 सेकंड के लिए कौशल मैना की खपत दोगुनी होकर 200 जोड़ हो जाएगी। फंक्शन 2, जब उपयोगकर्ता बिजली के बोल्ट में बदल जाता है तो अगले 10 सेकंड के लिए उपयोगकर्ता की गति 500 जोड़ बढ़ जाएगी। नोट: क्रिम्सन ब्लिंक प्रत्येक उपयोग के बाद 24 घंटे की कूल डाउन अवधि में प्रवेश करेगा। दिव्य क्रोध का विस्फोट। विवरण: युद्ध की देवी द्वारा विकसित एक विशेष प्रकार का कौशल। ये कौशल अभी भी अपने पूर्ण स्तर तक नहीं पहुंचा है। वर्तमान में इस कौशल का उपयोग केवल ड्रैगन द्वारा किया जा सकता है जिनके पास अग्नि संबंध है। फंक्शन: ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी कौशल को सक्रिय करने के लिए ये 10 जोड़ मैना का उपभोग करेगा। जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो होस्ट एक बेसिक अवस्था में प्रवेश करेगा। मैना को छोड़कर होस्ट के सभी आंकड़े अस्थायी रूप से 50% तक बढ़ जाएंगे। इस कौशल को सक्रिय रखने के लिए होस्ट को प्रति सेकंड 2 जोड़ मैना खर्च करना होगा। इस कौशल का उपयोग करने के बाद कौशल 24 घंटे के कूलडाउन में प्रवेश करेगा। विस्फोट तरंग: जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता लावा को नियंत्रित कर सकता है। जब भी यह कौशल सक्रिय होता है तो ये प्रति सेकंड 2 जोड़ मैना का उपभोग करेगा। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। अशोक शहर के करों, वित्त और आय पर विभिन्न दस्तावेजों को लगातार 4 घंटे तक पढ़ने के बाद आदित्य थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा था। इन दिनों वह शायद ही कभी सो पाता था। वह या तो अपना समय नए रून तावीज बनाने की कोशिश में बिताता था या वह अपना समय दुश्मन के बारे में अधिक जानने में बिताता था। सांस: आदित्य ने पीछे देखा। पारदर्शी कांच की खिड़की से उसे हलचल भरा शहर दिखाई दे रहा था जो आक्रमण से अप्रभावित लग रहा था। इस समय केवल सामान्य वर्ग के लोग ही कष्ट झेल रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि जूलिया ब्लैक हॉट पर अपना शोध कब पूरा करेगी। अगर आदित्य को ब्लैक हॉट मिल जाए तो वह 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे राजवंश को घुटनों के बल पर ला सकता है। ब्लैक हॉट आदित्य की भविष्य की योजना का एक जरूरी हिस्सा था। जब सुबह की सूरज की पहली किरण महाद्वीप के पूर्वी छोर पर पड़ी तब तक दोनों राज्य उस खबर से हिल चुके थे जो जंगल की आग से भी तेजी से फैली। हा, मुझे नहीं पता कि इस्टारिन राजा पागल हो गया है या वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। न केवल वो सभी को मूर्ख बनाने में सफल रहा बल्कि 24 घंटे से भी कम समय में वह जुल्क्स राजवंश के सीमावर्ती शहर पर कब्जा करने में भी सफल रहा। और भी अधिक, उसने और उसके एक सेनापति ने जुलेक्स राजवंश की भूमि को 10,000 सैनिकों के खून से रंग दिया। यह आदमी बिल्कुल अजीब है, पागल है। इस्टारिन किंगडम और नेपोका किंगडम की गलियों में सिर्फ एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही थी। यह वही व्यक्ति था जो शराबी से इस्टारिन किंगडम के इतिहास में सबसे बेहतरीन किंगडम में से एक बन गया। वर्तमान में नेपोका साम्राज्य और जुल्क्स राजवंश दोनों में विभिन्न बैठकें आयोजित की जा रही थीं। नेपोका साम्राज्य में, महाराज, आप क्या सोचते हैं? ड्यूक ईस्टर्न ने महामहिम की ओर देखा और पूछा। हम इस्टारिन साम्राज्य पर हमला करेंगे। इस युद्ध की शुरुआत से ही राजा आदित्य हमारी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो व्यक्ति असाधारण बुद्धि वाला प्राणी है। उसकी शक्ति उसे खतरनाक नहीं बनाती, बल्कि उसकी बुद्धि उसे खतरनाक बनाती है। यहाँ तक कि जब इस्टारिन साम्राज्य के उन 2 युद्धों में जीतने की संभावना कम थी, तब भी उसने एक बार भी ड्यूक सर्लस के अधीन सेना को नहीं बुलाया। महाराज, क्या आप ये कह रहे हैं कि राजा आदित्य ने पहले ही हमारे राज्य के साथ लड़ाई की भविष्यवाणी कर दी थी? राजा ने अपना सिर हिलाया। मैं अब उसे देख भी नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे वह हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहता था। ये सोचना विडंबनापूर्ण है कि युद्ध शुरू होने से पहले हम जुलेक्स राजवंश को जीतने के लिए इस्टारिन साम्राज्य का लाभ उठाने के बारे में सोच रहे थे। हमले के लिए तैयार हो जाओ। जबकि राजा आदित्य अपने राज्य से दूर है, हम इस मौके का उपयोग ड्यूक सर्लस को अपने घुटनों पर लाने और उसे पकड़ने के लिए कर सकते हैं। उत्तर में, जबकि नेपोका साम्राज्य हमला करने की योजना बना रहा था, राजा सेबेस्टियन भी अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। जुलुक्स राजवंश सिंहासन हॉलंडस को, महाराज, सभी ने चिंतित होकर राजा सेबेस्टियन की ओर देखा। गहरे लाल बालों और सुंदर चेहरे वाले उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और खुद को शांत करने के लिए लंबी गहरी सांसें ले रहा था। सभी चिंतित होकर राजा सेबेस्टियन को देख रहे थे। आज सुबह जब ये खबर राजा के कानों तक पहुंची तो वह 5 लीटर खून खांसते खांसते बेहोश हो गया। अनजाने में वह एक बार फिर दुश्मन राजा के नियंत्रण में नाच रहा था। शाही दरबार में हर कोई अपने राजा की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि वह अपने हताश गुस्से को निकालने के लिए नवनियुक्त प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने जा रहा है। बेचारे आदमी को उन चीजों के लिए शाप दिया गया और दोषी ठहराया गया जो उसने किया ही नहीं। हा, आज का मौसम वाकई बहुत अच्छा है। एक पल के लिए सिंहासन कक्ष में सभी को लगा कि उनके राजा के साथ कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
एक दूसरे से पूछने लगे कि राजा के साथ क्या गड़बड़ है, क्या राजा आखिरकार पागल हो गया? मुझे लगता है कि यह मेरे प्रधानमंत्री को फांसी देने के लिए बिल्कुल सही मौसम होगा। क्या? प्रधानमंत्री समेत सभी लोग हैरानी से राजा सेबेस्टियन को देखने लगे। राजा ने यह बात इतनी सहजता से कही कि कुछ लोगों को लगा कि राजा मजाक कर रहे हैं, लेकिन राजवंश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजा को मजाक करने के मूड में नहीं होना चाहिए। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। काले बालों वाला वह युवक जिसकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी, घुटनों के बल गिर पड़ा और राजा की ओर भीख मांगने वाले भाव से देखने लगा। ये सब उसकी गलती भी नहीं थी, तो क्यों? जब भी वो कोई सुझाव देते तो राजा या राजा के सलाहकार हमेशा उनके सुझाव को अस्वीकार कर देते। युद्ध में 2 तीसरे क्रम की टुकड़ियां और 65,000 सैनिक भेजने का निर्णय राजा और उनके शाही सलाहकारों द्वारा लिया गया था। महाराज, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को फांसी देने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ अपने सबसे अच्छे लोगों में से एक को खो देंगे, राजा के सलाहकारों में से एक ने सुझाव दिया। राजा ने प्रधानमंत्री की ओर घृणा से देखा। अगर उसे राजवंश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो हमारा राजवंश निश्चित रूप से गिर जाएगा। उसके जैसे लोग यहाँ खड़े होने के भी लायक नहीं है। कोई इस आदमी को बाहर निकाल दे। माफी मांगने के बजाय जब प्रधानमंत्री सिंहासन कक्ष से बिना किसी सुरक्षाकर्मी की मदद के चले गए, तो सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह पहले से ही इस बात से तंग आ चुके थे, वह थक चुके थे। इस आदमी के अधीन काम करना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। वो राजा के दाहिने हाथ के रूप में काम करने के बजाय खेतों में काम करना पसंद करेंगे। अब जब कचरा चला गया है, तो चलिए वास्तविक स्थिति के बारे में बात करते हैं। मैं मानता हूं कि राजा आदित्य बहुत चतुर थे। आदित्य के बिना दुश्मन राज्य अपने पहले हमले में ही गिर जाता। आदित्य मुख्य स्तंभ थे, जबकि उनके 7 सेनापति उनके 7 हथियार थे। इससे पहले कि वह हमें निशाना बनाए, हमें उन्हें हमारी जमीन से खदेड़ना होगा और अपना क्षेत्र वापस लेना होगा। महाराज, इस बार मेरा सुझाव है कि हम पूरी ताकत से काम करें। मैं यही योजना बना रहा हूं। हमारे दोनों सेनापतियों को बुलाओ। इस बार मैं खुद इस युद्ध का नेतृत्व करूंगा। मुझे देखना होगा कि राजा आदित्य क्या करने में सक्षम है। उत्तर दिशा से 50,000 की सेना व्रान शहर के किले की ओर बढ़ रही थी। जराका शहर के किले की तरह ही व्रान शहर का किला भी शहर से 10 किलोमीटर दूर बनाया गया था। व्रान शहर का किला टेक्वे चैनल से 15 किलोमीटर दूर बनाया गया था, जो नेपोका साम्राज्य से इस्तारिन साम्राज्य तक बहता था, ताकि समुद्र तक पहुंचा जा सके। जैसे ही यह खबर ड्यूक सर्लिस के कानों तक पहुंची, सबसे पहले उन्होंने महामहिम से संपर्क किया। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। एक कमजोर पड़ोसी राज्य को ताकतवर होते देखकर उनकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही करता। आपको क्या लगता है कि दुश्मन को आने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे। अगर दुश्मन सेना रास्ते में कोई आराम नहीं करती है, तो हमारे पास 1 दिन है। मैं जैन को 13,000 सैनिकों के साथ भेजूंगा। महाराज, भले ही आप 13,000 सैनिक भेज दें, फिर भी हमारे पास नेपोका साम्राज्य का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। उनके तीसरे क्रम के ड्यूक ईस्टन का तो जिक्र ही न करें, जो व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ड्यूक ईस्टन के खिलाफ लड़ाई जीत पाऊंगा या नहीं। चिंता मत करो, मैं युद्ध शुरू होने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा होने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, क्योंकि राजा सेबेस्टियन भी हमारे खिलाफ एक सेना और 2 तीसरे क्रम के जनरलों का नेतृत्व कर रहे हैं। आदित्य को अशर्क नगर पर अधिकार किए हुए 1 दिन भी नहीं बीता था कि उसे खबर मिली कि राजा सेबेस्टियन 50,000 की सेना लेकर आ रहा है, तथा उसके 2 तृतीय श्रेणी के सेनापति आदित्य से युद्ध करने के लिए राजा के पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या महाराज, भले ही मेरे शब्द आक्रामक लगे, लेकिन मैं दृढ़ता से आपको और इस्तारिन सेना को पीछे हटने का सुझाव देता हूं। इस बार मुझे नहीं लगता कि आप युद्ध जीत सकते हैं। जब तक आप अशोक शहर छोड़ देते हैं, मुझे यकीन है कि राजा सेबेस्टियन अपनी भूमि से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने अन्य सीमावर्ती शहरों की रक्षा के लिए भी इन सैनिकों की आवश्यकता है। आदित्य ने एक पल के लिए कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दफ्तर में बिस्तर पर लेट गया। इस बार आदित्य को संदेह था कि क्या वो पिछली 2 बार की तरह अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगा या नहीं। पहली लड़ाई में वे केवल इसलिए जीते थे क्योंकि सेना तूफान में आगे बढ़ने से थक गई थी, जबकि दूसरी लड़ाई केवल इसलिए जीती गई क्योंकि आदित्य और वायवन दुश्मन सेना के जनरलों को हराने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार दुश्मन की सेना की संख्या 50,000 थी, जबकि आदित्य की सेना केवल 25,000 थी। उनके 2 सेनापतियों का तो कहना ही क्या। अगर यह सिर्फ 2 जनरलों को हराने के बारे में होता, तो मैं इसे पिछली बार की तरह कर सकता था, लेकिन 50,000 सैनिकों को हराना, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। क्या मैं अपनी योजना को इस तरह खत्म करने जा रहा हूं? आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
उस पर दोनों राज्यों द्वारा हमला किया जा रहा था, जो इस समय उसके राज्य के लिए सबसे बुरी बात हो सकती थी। आदित्य उलझन भरी निगाहों से खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने एक कबूतर को अपनी गर्दन पर एक पत्र लटकाए देखा। यह क्या है? महाराज, क्या कुछ हुआ है? आदित्य की आवाज सुनकर ड्यूक माविन सरलिस्ट ने पूछा। कुछ नहीं, 1 मिनट रुको। कबूतर आदित्य के सामने उतरा। कबूतर से पत्र लेने के बाद उसने पत्र खोला। पत्र में केवल 4 शब्द थे, लेकिन ये 4 शब्द सबसे महत्वपूर्ण बातें थीं जो आदित्य को अभी सुनने की जरूरत थी। उनकी भावनाएं इतनी तीव्र थी कि एक क्षण के लिए उनकी भुजाएं कांपने लगीं जब उन्होंने उन चारों शब्दों को कई बार पढ़ा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो सही बात पढ़ रहे हैं। हम दोनों लड़ाइयां जीतेंगे, आदित्य ने अचानक उत्साहित स्वर में कहा। ये शब्द कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। महाराज, क्या कुछ हुआ है? ड्यूक माविन आदित्य के स्वर में उत्साह महसूस कर सकता था। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी के लिए तुम और जैन दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं लड़ाई शुरू होने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी ओर से काम पूरा कर लूंगा। उसके बाद आदित्य ने ड्यूक माविन सरलिस को उलझन में डालते हुए जल्दी से मीटिंग खत्म कर दी। ड्यूक ने फिर भी वही करने का निर्णय लिया जो महामहिम ने उसे करने को कहा था। आदित्य ने अपने स्टडी रूम का दरवाजा बंद किया और जल्दी से अंबर के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खटखटाने की परवाह किए बिना वो सीधे उसके बेडरूम में घुस गया। क्लिक करें। कौन है? महाराज, एम्बर अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी और उसने सेक्सी पारदर्शी पजामा पहना हुआ था जिसे पहनकर वो सोने जा रही थी। उसका शुरुआती गुस्सा आश्चर्य में बदल गया क्योंकि उसने देखा कि यह महामहिम थे जो बिना खटखटाए उसके कमरे में घुस आए। एम्बर, एक पल के लिए आदित्य बोल ही नहीं पाया क्योंकि उसकी नजरें उसके कॉलरबोन से नीचे चली गईं। खांसी। एम्बर ने हल्के से खांसी की क्योंकि उसने देखा कि महामहिम कहाँ घूर रहे थे। वो इस समय बहुत शर्मिंदा थी। क्षमा मांगना। आदित्य का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया जब वह पलटा। ड्रैगन किंग के लिए 2 पवित्र पर्वतों की छवि को जीवन भर याद रखने के लिए एक छोटा सा सेकंड भी काफी था। जब उसने अपना सिर घुमाया तब भी उसके दिमाग में वही छवि बार बार घूम रही थी जिससे ड्रैगन किंग का खून खौल रहा था। उसने अभी जो देखा उससे उसका गला सूख रहा था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एम्बर उसकी सख्त छड़ी को देखने में विफल रही जो उसकी पैंट से टकरा रही थी, जो जेल से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी। वैसे भी मैं तुम्हें जुलेक्स राजवंश के खिलाफ हमारी सेना का नेतृत्व करने का कार्यभार सौंपता हूँ। महाराज, क्या आप कहीं जा रहे हैं? एम्बर ने शर्मिंदगी को दिल में दबाते हुए जल्दी से पूछा। हाँ, मैं लड़ाई शुरू होने से पहले वापस आ जाऊंगा। समझ गया महाराज। एक और बात, माफी चाहता हूं कि मेरा इरादा अंदर घुसने का नहीं था। ये कहने के बाद आदित्य ने एम्बर के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह हवा की तरह आगे बढ़ा और तुरंत गायब हो गया। दृश्य परिवर्तन। रात के चमकीले आसमान और चमकते तारों के नीचे एक आकृति पूर्व दिशा में उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। यह आकृति किसी नौसिखिए तीसरे क्रम के व्यक्ति की गति से भी अधिक तेज उड़ रही थी। यह आकृति पिछले 4 घंटों से उड़ रही है। पवन परी के कंगन का उपयोग करते हुए, जिसने उसके पंखों में पंखीय तत्वों को जोड़कर उसकी गति को और बढ़ा दिया था, आदित्य वर्तमान में राजधानी की ओर उड़ रहा था। लंबे समय के बाद आदित्य ने आखिरकार अपनी राजधानी देखी। भले ही वो शहर से 2 सप्ताह से भी कम समय के लिए दूर था, लेकिन शहर में बहुत सारे बदलाव हुए थे। मैंने निर्माण के लिए जो भी पैसा खर्च किया वो केवल दिखावे के लिए नहीं था। शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है। लगातार जीत और यहां तक कि दुश्मन के इलाके पर विजय प्राप्त करने के बाद राज्य के नागरिकों को भरोसा है कि राजा आदित्य के नेतृत्व में राज्य और भी बेहतर होता जाएगा। आसपास के गांवों से कई युवा पुरुष और महिलाएं राजधानी में धन कमाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरी अनुपस्थिति में वॉटसन अच्छा काम कर रहा है। निर्माण कार्य 80% पूरा हो चुका था। पृथ्वी और अग्नि जादूगरों की मदद से निर्माण की गति बढ़ा दी गई। नल। आदित्य उस ट्रेनिंग ग्राउंड पर उतरा जहां पहले सभी रंगरू ट्रेनिंग करते थे। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड खाली था। आदित्य ने पहले अपने महल को देखने का आनंद लिया। पूरे महल को पूरी तरह से नया दिखने के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। महाराज। आदित्य मुस्कुराया और पीछे मुड़ा तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति की जानी पहचानी आवाज सुनी जो ऊर्जावान और उत्साहित लग रहा था। वॉटसन, मैं वापस आ गया हूं। बटलर अब भी पहले जैसा ही दिख रहा था। आपका स्वागत है, महाराज। जूलिया कहाँ है? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। वो अपनी नवनिर्मित प्रयोगशाला में तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रयोगशाला की ओर चलते हुए आदित्य ने वॉटसन से राजधानी की स्थिति के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। महाराज, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन राजधानी की आबादी सिर्फ 10 दिनों में दोगुनी हो गई है। शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं।
सिल्वर मीडो ग्रोव में राक्षसों का शिकार करने के लिए कई राज्यों से साहसी लोग यहां आ रहे हैं। यह अच्छी बात है। किंगडम के पूर्वी छोर पर बंदरगाह शहर बनाने की हमारी परियोजना के बारे में क्या निर्माण कार्य अभी शुरू हो गया है? ऐसा ही हुआ। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि हमें डाकुओं के कुछ समूहों से निपटना पड़ा। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। 500 सैनिक लगातार निर्माण स्थल की रखवाली कर रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बंदरगाह शहर इस साल के अंत से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें पड़ोसी राज्यों से कोई जासूस मिला? हाँ, हमने देखा, खास तौर पर नेपो का साम्राज्य से। वे जासूस व्यापारी अमोस के हत्यारे की तलाश कर रहे थे। महाराज, अग्रिम मोर्चे पर स्थिति कैसी है? अब जब आपने उनके सीमावर्ती शहरों में से एक पर कब्जा कर लिया है, तो मुझे यकीन है कि दुश्मन जवाबी हमला करेगा। आपका अनुमान सही है। राजा के नेतृत्व में 50,000 की सेना हमसे लड़ने के लिए आगे आ रही है, जबकि उत्तर से नेपो का साम्राज्य भी 50,000 सैनिकों के साथ तीसरे क्रम के नेतृत्व में आ रहा है। आदित्य के चौंका देने वाले शब्दों को सुनकर वॉटसन को अचानक ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। महाराज, फिर आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? आपको जूलस राजवंश के इलाके से अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए और नेपो का साम्राज्य से बचाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य ने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़ गया। ये पहली बार था जब आदित्य ने वॉटसन को अपना संयम खोते देखा था। मैं सिर्फ बचाव नहीं करना चाहता। आज अगर हम सफलतापूर्वक उनका बचाव करने में सफल भी हो गए, तो कल हम 100,000 के साथ वापस आ सकते हैं। तब हम क्या करेंगे? वॉटसन, युद्ध स्वार्थ के लिए लड़ा जाता है। ये देखते हुए कि हमारा साम्राज्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है, दुश्मन हम पर हमला करते रहेंगे। 2 जीत के साथ जुल्क्स राजवंश पहले से ही कमजोर हो गया है। मैं जोखिम लेना चाहता हूं और हर चीज पर दांव लगाना चाहता हूं। अचानक आदित्य की पुतलियों का रंग गहरा लाल हो गया और बीच में एक ऊर्ध्वाधर दरार पड़ गई। मेरा साम्राज्य साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। किसी कारण से जब वॉटसन ने उन लाल ड्रैगन आंखों को देखा और उन 3 शब्दों को सुना, तो उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। शुरू से ही ये युवक आम तर्क को तोड़ता रहा है और सभी की उम्मीदों को पार करता रहा है। अनजाने में आदित्य के आसपास के सभी लोग यह मानने लगे थे कि उनके राजा के नेतृत्व में वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अपने खिलाफ बाधाओं के बावजूद आदित्य हमेशा जीतने में कामयाब रहा है। वॉटसन को लग रहा था कि जल्द ही पूरा महाद्वीप इस्तारिन साम्राज्य को साम्राज्यों के कब्रिस्तान के रूप में जानेगा। चल दर, वॉटसन ने कुछ नहीं कहा और आदित्य के पीछे पीछे चला गया। उसका बूढ़ा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था और उस संभावना के बारे में सोचते ही उसका खून उत्तेजना से उबल रहा था। दस्तक दस्तक, नवनिर्मित प्रयोगशाला के सामने खड़े होकर आदित्य ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आए, क्लिक करें। धातु के दरवाजे को धक्का देकर आदित्य और वॉटसन एक बड़े कमरे में चले गए। कमरे में कई लंबी मेजें थीं जिन पर सभी तरह की कीमिया सामग्री रखी हुई थी, कुर्सियां और एक छोटा सा सिंगल बेड था। पूरा कमरा जड़ी बूटियों की खुशबू से भरा हुआ था। कई सफेद लाइटें पूरे कमरे को रोशन कर रही थीं। लंबा सफेद कोट पहने कीमिया की देवी अपने काम में काफी व्यस्त दिख रही थी। कदमों की आवाज सुनकर उसने एक पल के लिए अपना सिर उठाया और आदित्य को घूरा, फिर नीचे देखा और अपना काम जारी रखा। क्या वो जानबूझकर मुझसे बच रही है या क्या? आदित्य ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए सोचा। मुझे लगता है कि वो ज्यादा हैंडसम हो गया है या फिर मुझ में कुछ गड़बड़ है। ऊपरी तौर पर उसका ठंडा चेहरा लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वह बात नहीं करना चाहती, लेकिन अंदर ही अंदर वह आदित्य को वापस देखकर बहुत खुश थी। आदित्य ने चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद आई? जबकि वॉटसन ने बस ये दिखावा किया कि वो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उसका कोई इरादा नहीं था कि वो कोई तीसरा पक्ष बने जिससे हर कोई नफरत करता हो। किसने तुम्हें मिस किया? हम। ये राजकुमारी अपने काम में व्यस्त थी। वैसे भी मुझे चिंता करने का समय नहीं मिला। उसने आदित्य की ओर देखे बिना जवाब दिया। आखिरकार वो असुंडेरे है। वो अपनी भावनाओं के प्रति भी ईमानदार नहीं है। आदित्य ने जूलिया को देखते हुए आह भरी। अंडरस्कोर नाम, आदित्य बैनित अंडरस्कोर जाति, ड्रैगन अंडरस्कोर रक्तरेखा, क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन अंडरस्कोर वर्ग, युद्ध नर्तक, रून सम्राट अंडरस्कोर स्तर, नवासी अंडरस्कोर सहज कौशल, त्वरित सीखना और अनुकूलन, क्रिम्सन ब्लेज, हथियार ग्रैंडमास्टर, रूनिक मंत्रमुग्धता, ड्रैगन परिवर्तन अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल, विस्फोट तरंग, क्रिम्सन ब्लिंक, साइलेंस माइंड, दैवीय रोष का विस्फोट, आत्मा की आग की आभा, चंद्र दृष्टि, आशीर्वाद की गड़बड़ी, रहस्यमय उछाल, नरक रून का आकर्षण अंडरस्कोर कलाकृति, पवन परी का कंगन, 7 सागर का मुकुट अंडरस्कोर शक्ति, 209 अंडरस्कोर गति, 277 जोड़, 100 जोड़ अंडरस्कोर सहन शक्ति,
209 स्वास्थ्य, 209 मन, 281 निःशुल्क आंकड़े, 68 किसने तुम्हें मिस किया? ये राजकुमारी अपने काम में व्यस्त थी। वैसे भी मुझे चिंता करने का समय नहीं मिला। उसने आदित्य की ओर देखे बिना जवाब दिया। आखिरकार वो असुंडेरे है। आदित्य बिना कोई आवाज किए चला गया। जूलिया को ध्यान में आए बिना वो उसके ठीक पीछे चला गया। वह आगे झुका और अपना चेहरा उसके दाहिने कान के पास लाया और उसके कान में फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम क्या कर रहे हो? जूलिया पीछे हटी और आदित्य को गुस्से से घूरने लगी। वो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे किसी ने उसकी दुम पर पैर रख दिया हो। हे, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही थी। इधर आओ, अपने पति को चूमो। आदित्य ने अपनी बाहें फैलाईं और चूमने के लिए जूलिया की ओर बढ़ा। जूलिया एक पल के लिए अवाक रह गई ये देखकर कि यह आदमी कितनी बेशर्मी से काम कर रहा था। तुम बेशर्म ड्रैगन हो। टकराना, आउच, वो किस लिए था? आदित्य ने अपना पेट पकड़ा और दर्दनाक भाव से जूलिया को देखा। अगर तुमने फिर से बेशर्मी से काम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें 100 बार मुक्का मारूंगी। आश्चर्य की बात है कि कीमिया देवी की दाहिनी मुट्ठी जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये संवाद पहले भी सुना है? आदित्य ने अपना पेट सहलाते हुए कहा। जूलिया ने नाक भान सिकोड़ी और फिर वही करने लगी जो वह पहले कर रही थी। वह क्या था? उसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। तुम्हें दादाजी वॉटसन के सामने इतनी बेशर्मी से पेश नहीं आना चाहिए। अंदर ही अंदर वो बहुत शर्मिंदा थी। जब वो उसके कान में फुसफुसाने के लिए आगे झुका तो जूलिया को लगा कि उसका दिल एक सेकंड के लिए धड़कना बंद कर देगा। वो प्यारी है। जूलिया की हरकतें देखकर आदित्य मुस्कुराया। जितना ज्यादा समय वो अपनी पत्नी के साथ बिताता उतना ही वो उसे अपनी पत्नी के रूप में पसंद करने लगा। शायद उसके साथ शादी करना कोई बुरी बात नहीं थी। आदित्य जूलिया की पीठ की ओर देखकर मुस्कुराया। दूसरी ओर वॉटसन के चेहरे पर एक अद्भुत भाव था। बूढ़ा आदमी अपनी खुशी का वर्णन नहीं कर सकता था। आखिर ये दोनों कितनी दूर आ गए हैं। इससे पहले जूलिया को इस बात से नफरत थी कि उसकी शादी एक शराब के आदी व्यक्ति से हुई थी। पूरे महाद्वीप ने इस बात का मजाक उड़ाया कि कीमिया की देवी, महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला ने एक साधारण आदमी से शादी कर ली जो एक नशेड़ी है। लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। वॉटसन ने देखा कि जब आदित्य उसे अपनी पत्नी कहता था तो जूलिया उसकी बात का खंडन नहीं करती थी। मिली ओनार्ड, ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में आप एक पोते की उम्मीद कर सकती हैं। तो मैं बच्चे का गॉड ग्रैंडफादर बन जाऊंगा। हे। लेडी जूलिया के बच्चे द्वारा उसे गॉड ग्रैंडफादर कहने के बारे में सोचते ही उसका दिल उत्साहित हो गया। खांसी, क्या हम प्रक्रिया शुरू करें? समय खत्म हो रहा है। यहां आने से पहले आदित्य ने वॉटसन को जूलिया को फ्रंटलाइन के बारे में कुछ भी बताने से मना किया था। उसकी किटी पत्नी को चिंतित करने का कोई कारण नहीं था। समय समाप्त हो रहा है। हाँ, महामहिम को सुबह होने से पहले अग्रिम मोर्चे पर लौटना होगा, वॉटसन ने जल्दी से कहा। हालांकि उसे अपनी महिला से झूठ बोलने के लिए बुरा लगा, लेकिन यह उसके लिए अच्छा था। इसके अलावा जूलिया चिंतित है, फिर वो उपचार की गोलियां बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी क्रिम्सन लपटों की जरूरत होगी। जूलिया ने अपना गंभीर चेहरा बनाए रखा और आदित्य की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें मेरी लाल लपटों की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हारी लाल लपटें सबसे उच्च श्रेणी की लपटों में से एक हैं जो मैंने कभी देखी है। लौ का उच्च तापमान वह है जो मुझे इन सामग्रियों से तरल निकालने के लिए चाहिए, बिना वास्तव में सामग्री को जलाए। उसकी बातें सुनकर आदित्य ने वाटसन की ओर देखा। आदित्य की नजर देखकर वाटसन ने अपने कंधे उचका दिए जैसे कि आदित्य से कह रहा हो कि उसे भी नहीं पता कि कीमिया की देवी किस बारे में बात कर रही है। आपको क्रिम्सन लॉ के तापमान को उसी स्तर पर बनाए रखने के अलावा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आदित्य जूलिया के बगल में खड़ा था और उसने हथेली के आकार की क्रिम्सन ऑब्लो बनाई। जैसे ही आदित्य ने क्रिम्सन लॉ को बुलाया, जूलिया और वॉटसन कमरे के तापमान में तुरंत बदलाव महसूस कर सकते थे। जूलिया, जो आदित्य के बगल में खड़ी थी, उसने लॉ की पूरी तीव्रता महसूस की। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर लावा से भर गया हो। उसने जल्दी से अपने शरीर को ढकने के लिए मन का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने अपने जल तत्व का इस्तेमाल किया, उसके शरीर का तापमान सामान्य होने लगा। तुम्हारी ज्वाला मेरी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है। आदित्य ने अजीब तरह से उसकी ओर देखा। ये थोड़ा गलत लगता है। जूलिया ने उसकी टिप्पणी सुनकर आंखें घुमाई। आपकी और आपकी बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो और मुझे ध्यान लगाने दो। इस आदमी के चरित्र को जानते हुए देवी को यकीन था कि यह विकृत ड्रैगन उसे शर्मिंदा करने के लिए कुछ बेशर्मी से कहने की योजना बना रहा था।
आदित्य ने देखा कि जूलिया की बाहें पारदर्शी हल्के नीले रंग के माने से ढकी हुई थीं। वो अपनी बाहों का तापमान सामान्य रखने के लिए पानी के माने का इस्तेमाल कर रही थी। जूलिया ने सिल्वर ड्रैगन घास और मैरो वॉशिंग घास को क्रिम्सन लॉ के ऊपर रखा। दोनों घासों को तुरंत जलने से बचाने के लिए उसने एक अजीब तेल का इस्तेमाल किया। पूरी प्रक्रिया धीमी और जटिल थी। 5 मिनट गर्म करने के बाद आदित्य और वॉटसन दोनों एक अजीब गहरे बैंगनी तरल की बूंद को बाहर निकलते देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे गहरे बैंगनी तरल की और बूंदें एक ग्लास टेस्ट ट्यूब पर एकत्र की गईं। अरे, मुझे लगता है कि कांच की टेस्ट ट्यूब कभी भी पिघल सकती है। ठीक है, अब तुम रुक सकते हो। जब आदित्य ने अपनी क्रिम्सन लॉ को वापस बुलाया तो वॉटसन और जूलिया ने राहत की सांस ली। क्रिम्सन लॉ की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? आदित्य ने जूलिया को टेस्ट ट्यूब में रखे बैंगनी तरल में अन्य तरल घोल मिलाते हुए देखकर पूछा। नहीं, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। जूलिया ने फिर आदित्य की ओर देखा और सीधे चेहरे से पूछा, मुझे अपना खून दो। क्या सीरम पूरा करने के लिए मुझे आपके खून की जरूरत होगी? आदित्य ने सिर हिलाया और फिर अपनी बाईं हथेली पर एक सीधा कट लगाया जिससे खून एक टेस्ट ट्यूब में गिरने लगा जिसे आदित्य ने अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। यह क्या है? आदित्य ने जूलिया को 1 मीटर बड़े आयताकार कांच के बक्से से जमे हुए दिल को बाहर निकालते हुए देखा। जमे हुए दिल का आकार और आकृति एक इंसान के दिल के समान थी। बिना किसी रक्त के जमे हुए दिल पारदर्शी था। ये पीक 6 क्रम की बिजली वन हिरण का दिल है क्या? जूलिया के सहज शब्द सुनकर वॉटसन और आदित्य अपना संयम खो बैठे। महिला, आप सचमुच मजाक नहीं कर रही हैं। जूलिया ने आयताकार कांच का कंटेनर टेबल पर रखा और वॉटसन को एक स्थिर चेहरे के साथ देखा। क्या मैं मजाक कर रही हूँ? फिर वह आदित्य की ओर देखने लगी। मैं एक सामान्य जादुई जानवर का दिल इस्तेमाल कर सकती थी। एक सामान्य दूसरे या तीसरे दर्जे के जादुई जानवर का दिल इस्तेमाल करना ही काफी होता। जूलिया ने जमे हुए दिल को देखा। लेकिन अगर मैं पीक 6th ऑर्डर लाइटनिंग फॉरेस्ट डियर के दिल का उपयोग करती हूँ और इसे आपके काले दिल में बदल देती हूँ तो आपको मिलने वाले लाभ सामान्य दिल का उपयोग करने से 100 गुना बेहतर होंगे। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको एक नया प्राकृतिक लगाव भी मिल सकता है। क्या सच में? जूलिया की बातें सुनकर आदित्य चौंक गया। इससे पहले उसने अपनी प्रकृति के प्रति लगाव की जांच की थी। अपने क्रिम्सन हेवनली ब्लड लाइन के कारण उसके पास केवल अग्नि के प्रति लगाव है। अगर आदित्य वास्तव में एक और प्रकृति के प्रति लगाव प्राप्त कर लेता है तो उसकी शक्तियों में बहुत बड़ा उछाल आएगा। सिर्फ अपनी क्रिम्सन लॉ के साथ आदित्य अपने दुश्मनों पर हावी होने में सक्षम है। अब अगर उसे एक और प्रकृति के प्रति लगाव मिल जाता है तो उसे भी यकीन नहीं है कि उसकी शक्तियां कितनी बढ़ जाएंगी। हाँ, जूलिया ने सिर हिलाया और धीरे से आदित्य का खून लाइटनिंग फॉरेस्ट डियर के दिल पर डालना शुरू कर दिया, जिससे दिल का रंग लाल हो गया और दिल के चारों ओर नीली बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां चमकने लगीं। लेकिन मिस लेडी, आपको पीक 6th ऑर्डर लाइटनिंग फॉरेस्ट का दिल कैसे मिला डियर? मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑनार्ड हाउस में भी शिकार करने की शक्ति है या पीक 6th ऑर्डर जादुई जानवर का दिल खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी है। इस महाद्वीप में केवल 6th ऑर्डर प्राणी थे। 6th ऑर्डर प्राणी केवल मध्य महाद्वीप, आदित्य के ग्रह महाद्वीप में पाए जा सकते थे। जहां तक वॉटसन बता सकता था, डाइंग आइल महाद्वीप में किसी के पास पीक 6th ऑर्डर जादुई जानवरों का दिल पाने की शक्ति या प्रभाव नहीं है। और लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण कोई सामान्य पीक 6 ऑर्डर जानवर नहीं था। इस दुनिया में केवल 7 या 8 लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण है। लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण को जंगलों का अधिपति भी कहा जाता है। वे सदियों या सहस्राब्दियों तक जंगलों की निगरानी करते हैं। वे स्वभाव से शांतिपूर्ण जादुई जानवर हैं, लेकिन अगर उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाए तो वे बेहद हिंसक हो सकते हैं। प्रत्येक लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण बहुत तेज गति से चल सकता है, लगभग 7वें क्रम के हिरण से भी तेज। 6ठे क्रम के लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण का शिकार करना लगभग असंभव है। जहां तक वॉटसन को पता है, उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो सफलतापूर्वक लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण का शिकार करने में कामयाब रहा हो। यह मेरा परिवार नहीं था जिसे लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण का दिल मिला। ये पहली बार था जब आदित्य ने जूलिया और वॉटसन को उसके सामने उसके परिवार के बारे में बात करते हुए सुना था। आदित्य हमेशा जूलिया से उसके परिवार के बारे में पूछना चाहता था। एक पुरुष और राजा के रूप में उसका उसके परिवार की मदद मांगने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जूलिया के पति के रूप में आदित्य को लगा कि उसे अपनी पत्नी के परिवार के बारे में और जानना चाहिए। लेकिन उसे कभी भी जूलिया से उसके परिवार के बारे में पूछने का समय या माहौल नहीं मिला। तो फिर आपको पीक 6th ऑर्डर लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण का दिल किसने दिया? निश्चित रूप से कोई भी इतना दयालु नहीं होगा कि आपको इस तरह का महाद्वीपीय खजाना मुफ्त में सौंप दे।
आदित्य, इसे महाद्वीपीय खजाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिल की कीमत बहुत ज्यादा है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिससे आप जुड़ी हुई है। आदित्य ने भौहें उठाईं। वो उसकी आवाज में ईर्ष्या को कैसे नहीं समझ सकता। तो यह मेरी पत्नियों में से एक है। आदित्य ने वॉटसन की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया, जैसे वह आदित्य को बता रहा हो कि जब वह दूर था तो कोई भी महिला उससे मिलने नहीं आए। हाँ, युद्ध समाप्त होने के बाद उसने तुमसे मिलने के लिए कहा है। जूलिया ने टेस्ट ट्यूब से बैंगनी रंग का तरल पदार्थ डालते हुए जवाब दिया। इस बार आदित्य को सचमुच कुछ जलने की गंध आ रही थी। वॉटसन भी बता सकता है कि उसकी युवा पत्नी ईर्ष्यालु थी। मुझे आश्चर्य है कि मेरी पत्नियों में से कौन इतनी दयालु थी कि उसने पीक छठे क्रम के लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण का दिल दिया, या क्या मेरी पत्नी का इसके पीछे कोई मकसद है? अब तुम उस बिस्तर पर लेट सकती हो। जूलिया ने कमरे के बाएं कोने में छोटे बिस्तर की ओर इशारा किया। आदित्य ने वही किया जो उसकी पत्नी ने कहा था। उसने अपनी पहनी हुई सादी सफेद शर्ट उतारी और बिस्तर पर लेट गया। जूलिया और वॉटसन बिस्तर पर चले गए, जबकि जूलिया ने लाइटनिंग वन हिरण का दिल एक बड़े पारदर्शी कांच के कटोरे में रखा था। अब सुनो, काला दिल पूरा हो गया है। तुम्हारे दूसरे दिल से अलग, ये दिल सिर्फ हवा से मैना इकट्ठा करने और मैना स्टोरेज के लिए काम करेगा। जूलिया ने फिर उसकी छाती के दाहिने हिस्से की ओर इशारा किया। मैं काले दिल को तुम्हारे ड्रैगन दिल से जोड़ दूंगी, जिसका मतलब है कि तुम्हारा काला दिल तुम्हारे शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। पूरी प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होगी। तुम्हें धीरज रखना होगा और अपनी चेतना बनाए रखनी होगी। आदित्य ने गंभीर नजर से अपना सिर हिलाया। एक बार ब्लैक हार्ट आपके दाहिने सीने में लग जाए तो आप उसे कभी नहीं हटा सकते। ये हमेशा आपके साथ रहेगा। ब्लैक हार्ट में बिजली गिराने वाले वन हिरण की तरह उपचार करने की क्षमता होती है। जब तक आप मर नहीं जाते, ब्लैक हार्ट को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आदित्य ने जूलिया की ओर देखा, जो अपने औजार तैयार कर रही थी। वैसे, अगर ऑपरेशन सफल रहा तो ये राजा तुम्हें इनाम देगा। मुझे तुम्हारे दयनीय पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवित रहना ही काफी है। जूलिया का ये पहला मौका था जब वो किसी पर यह महत्वपूर्ण सर्जरी कर रही थी। उसने पहले कभी किसी के सीने में काला दिल प्रत्यारोपित नहीं किया था। जूलिया पहले थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन आदित्य के शब्दों ने उसे शांत होने में मदद की। सभी स्वर्ण टिकटों के लिए धन्यवाद। वैसे, क्या आपके पास कोई ऐसी गोली है जो मेरे दर्द रिसेप्टर्स को बंद कर सकती है? आदित्य कोई पागल लड़का नहीं था जिसे दर्द सहना पसंद हो। यदि संभव हो तो वह इस सर्जरी में किसी भी तरह के दर्द से बचना चाहता था। जब काला दिल आपकी छाती में डाला जाता है तो मेरी गोलियां अपना असर खो देती हैं। जब तक काला दिल आपकी दाहिनी छाती में रखा जाता है, तब तक आपको एक नई तरह की ऊर्जा महसूस होगी। मन आपके शरीर के लिए विदेशी होगा। आपका शरीर नए विदेशी मन से लड़ने की कोशिश करेगा, जिससे आपको इस प्रक्रिया में दर्द होगा। गल्प। आदित्य अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। पिछले जन्म में भी उसने किसी तरह की सर्जरी करवाई थी। ये सब उसके लिए एक नया अनुभव था। दादाजी वॉटसन, कृपया उसके हाथ पैर बांध दीजिए। जूलिया ने वॉटसन को एक सुनहरी रस्सी थमा दी। जैसे ही वॉटसन ने आदित्य का दाहिना हाथ बिस्तर के दाहिनी ओर बांधा, उसने उत्सुकता से सुनहरी रस्सी को छू लिया। पवित्र रस्सी, मध्य -4 सितारा कलाकृति। ये पवित्र रस्सी क्या है? तुम्हें ये कहां से मिली? आदित्य ने सुनहरी रस्सी के कार्यों को देखते हुए पूछा। मैंने ये रस्सियां गिल्ड मास्टर से उधार ली है। वो इतनी दयालु थी कि उसने मुझे इनका इस्तेमाल करने दिया। 3 मिनट के बाद आदित्य के हाथ और पैर बहुत कसकर बंधे हुए थे। अपना मुंह खोलो। जूलिया ने उसे 3 नीली गोलियां खिलाईं। ये गोलियां अस्थायी रूप से आपके दर्द रिसेप्टर्स को बंद कर देंगी। जूलिया का दाहिना हाथ 1 सेकंड के लिए कांप उठा, फिर उसने खुद को शांत करने के लिए अपने होंठ काटे। बिल्कुल धरती पर किसी पेशेवर डॉक्टर की तरह, उसने बड़े करीने से छाती के बीच में एक लंबा सीधा कट लगाया। आदित्य को कोई दर्द या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वाटसन, मुझे काला दिल दे दो। पारदर्शी आयताकार कंटेनर से वाटसन ने काला दिल उठाया, जिसका आकार अब छोटा हो गया था। पहले दिल मुट्ठी के आकार का था, लेकिन अब काला दिल सिकुड़कर अपने मूल आकार से आधा रह गया था। पहले के विपरीत, हृदय के चारों ओर की बर्फ पिघल गई थी। हृदय मैना की एक गहरे बैंगनी परत से ढका हुआ था। गहरे बैंगनी रंग का मैना लगातार टिमटिमा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वॉटसन गहरे बैंगनी रंग की गोलाकार लौ को अपने साथ लिए हुए था। जिस अर्क के लिए मैंने आपकी क्रिम्सन लौ का इस्तेमाल किया था, उससे ये गहरा बैंगनी रंग पैदा हुआ और साथ ही दिल का आकार भी छोटा हो गया। आदित्य और वॉटसन की घबराए निगाहों के सामने जूलिया ने उसके दाहिने सीने के नीचे काला दिल डालने में अपना समय लिया। अगर उसने उसे वो गोलियां नहीं खिलाई होती तो पूरी प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती। काला दिल डालने के बाद जूलिया ने आदित्य को जल्दी से 4 स्टार हीलिंग पिल खिला दी।
जैसे जैसे आदित्य का शरीर तेजी से ठीक होने लगा, उसे लगा कि उसके शरीर में एक ठंडी और ताजगी देने वाली विदेशी मैना प्रवेश कर रही है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे अपनी छाती के दाहिने हिस्से में हल्की खुजली महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वह सांस लेता रहा, उसके शरीर में विदेशी मैना बढ़ती गई। आदित्य को पता भी नहीं चला कि उसका असली दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। आदित्य का पूरा शरीर झटके से हिल गया। हर बीतते पल के साथ उसकी छाती में दर्द बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। उसके मुंह से हल्की कराहें और घुरघुराहटें निकल रही थी। आदित्य ने अपनी मुठियां कस ली, उसने अपने दांत पीस लिए, उस अमानवीय दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था जो उसे अंदर से मार रहा था। ये नारकीय दर्द कब खत्म होगा? थके और निराश आदित्य चाहते थे कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन आदित्य खुद को बेकार के कामों और कामों में व्यस्त रखता था, लेकिन दर्द को नजरअंदाज करने में कोई मदद नहीं करता था। जूलिया और वॉटसन आदित्य की आंखों, नाक और कानों से खून निकलता देख घबरा गए। जूलिया, क्या हो रहा है? वॉटसन ने घबराए हुए स्वर में पूछा। दादाजी, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस समय जूलिया का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज बहुत हताश लग रही थी। आदित्य, क्या तुम ठीक हो? जूलिया ने जल्दी से उसकी नब्ज जांची। हालांकि दर्द इतना ज्यादा था कि आदित्य का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसका दिमाग जूलिया के शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। एक अनंत काल के बाद आदित्य को आखिरकार अपनी चेतना वापस लौटती हुई महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में मौजूद विदेशी मन उसके मूल मन के साथ सफलतापूर्वक विलीन हो गया और उसका भारी दर्द धीरे धीरे खत्म हो गया। डिंग, ब्लैक हार्ट मेजबान के साथ विलीन हो गया है। डिंग, मेजबान का मन बढ़ गया है। मन 2500 जोड़। डिंग, मेजबान की चपलता बढ़ गई है। चपलता 100 जोड़। डिंग, होस्ट ने एक नया निष्क्रिय कौशल लाइटनिंग डैश सीखा है। जूलिया और वॉटसन ने देखा कि आदित्य के शरीर में कंपन बंद हो गया है। ये देखकर जूलिया जल्दी से उसकी नाड़ी जांचने गई। उसकी धड़कन अब सामान्य है। भगवान का शुक्र है, वॉटसन ने राहत की सांस ली। एक पल के लिए उसे लगा कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है। आदित्य की उंगलियां हल्की सी हिलती देखकर जूलिया समझ गई कि वह जागने वाला है। जैसा कि उसने सोचा था, ड्रैगन किंग ने अपनी आंखें खोली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नजर कीमिया की देवी के चिंतित चेहरे पर पड़ी। मैं कहाँ हूँ? आदित्य, भगवान का शुक्र है, तुम जाग गए। राजकुमारी के चिंतित चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी। आदित्य उठ खड़ा हुआ और भ्रमित चेहरे से जूलिया की ओर देखने लगा। तुम कौन हो? क्या? एक पल में जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह अविश्वास से आदित्य को देखने लगी। क्या कहा आपने? मैंने पूछा, आप कौन है? माय लेडी, क्या हुआ? अगर आदित्य सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका है तो यह उनके लिए एक और बड़ी समस्या बन जाएगी। मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ। जूलिया बिस्तर के बगल में कुर्सी पर बैठी हुई हैरान होकर बुदबुदाई। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। वह अपने आंसुओं से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस बीच आदित्य ने वॉटसन की तरफ देखा और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ अपनी बाईं आंख को हिलाया। वॉटसन तुरंत समझ गया और उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। वह आदित्य की योजना के साथ चला गया। क्या तुम उदास हो? आदित्य ने मासूमियत से जूलिया की ओर देखा। नहीं, मैं नहीं हूं। बिना ये जाने कि उसे पता भी है, एक आंसू की बूंद उसके दाहिने गाल पर लुढ़क गई। तुम सच में रो रहे हो? क्या तुम्हें उसकी याद आती है? आदित्य ने तीसरा व्यक्ति होने का नाटक करते हुए पूछा और अपने दाहिने हाथ से आंसू पोंछे। मुझे उसकी याद आती है। क्या तुम उस व्यक्ति से प्यार करते थे? मुझे बहुत पसंद है। एक मिनट रुको। जूलिया को एहसास हुआ कि उससे ये सारे सवाल कौन पूछ रहा था। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि आदित्य उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। मेरी पत्नी, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। अब यहाँ आओ, चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा चुंबन देता हूँ। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर उसके सिर की ओर बढ़ाया। टकराना, तुम बेवकूफ हो। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य ने अपना दाहिना गाल रगड़ा। मुझे तुम्हें कुछ और बार मुक्का मारना चाहिए था। जूलिया अंदर से बहुत शर्मिंदा थी। उसने लगभग वही शब्द कहे जो उसके दिल में बहुत गहरे थे। हा, तुम बहुत प्यारे हो। जवाब में जूलिया ने उसे ठंडी निगाहों से देखा जिसे आदित्य ने अनदेखा करने का नाटक किया। ऑपरेशन सफल रहा, हालांकि मैं दर्द के लिए तैयार नहीं था। आदित्य बिस्तर से उठा और तौलिए से अपने चेहरे पर लगा खून पोंछा। महाराज, क्या आप जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए और मिलेडी को आप पर कुछ परीक्षण करने देना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है वॉटसन। मैंने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कीमिया की देवी पर छोड़ दी है।
मैं ठीक हो जाऊंगा। आदित्य की बातें सुनकर जूलिया के गाल थोड़े लाल हो गए। उसकी बातें सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। मैं जा रहा हूँ वॉटसन। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो जब ये युद्ध समाप्त होगा तो स्टारिन साम्राज्य एक चौथी श्रेणी की शक्ति बन जाएगा। इसके अलावा अब जब नेपो का साम्राज्य हमला कर रहा था तो आदित्य उन्हें जाने नहीं देगा। शुभ रात्रि राजकुमारी। जब मैं अगली बार वापस आऊंगा तो तुम मुझे वो चुंबन देना जिसका मैं तुम्हें हकदार हूं। मैंने कभी किसी को चूमने का अधिकार नहीं दिया। अगर आप इतने हताश हैं तो आप सड़कों पर कुत्तों को भी चूम सकते हैं। हा हा हा। आदित्य हंसा और आकाश में उड़ गया। आदित्य को जाते देख जूलिया को अचानक अकेलापन महसूस हुआ। वो कई हफ्तों से उससे मिलने के लिए उत्सुक थी। अगर संभव हो तो देवी अपने पति के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। हालांकि वो कभी खुलकर यह बात नहीं कहती थी। चिंता मत करो महोदया, हो सकता है अगली बार महाराज आपको अपने साथ ले जाएं। मुझे नहीं पता कि उसके साथ जाना है या नहीं। वॉटसन उसके चेहरे पर आए हल्की मुस्कान को नोटिस करने में विफल रहा। जूलिया ने सब कुछ साफ करना शुरू कर दिया और आदित्य को चोटी के छठे क्रम के लाइटनिंग फॉरेस्ट हिरण का दिल देने के लिए एक निश्चित गिल्ड लीडर से मिलने गई। इस बीच आदित्य अपनी पिछली गति से दोगुनी गति से उड़ रहा था। काले दिल के साथ न केवल मेरे मन ने एक बड़ी छलांग लगाई है बल्कि मेरी गति भी बढ़ गई है। आदित्य के चारों ओर गहरे नीले रंग की बिजली चमक रही थी क्योंकि उसका शरीर बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। काले दिल से होने वाले लाभ बहुत बड़े थे। मुझे एक नया निष्क्रिय कौशल भी मिला, लाइटनिंग डैश। एक्स स्टार विवरण: एक विशेष प्रकार का कौशल जो उपयोगकर्ता के हृदय में पीक छठे क्रम के बिजली के जंगल के हिरण के हृदय को प्रत्यारोपित करने से प्राप्त होता है। कौशल की रैंक मेजबान की शक्ति पर निर्भर करती है। फंक्शन 1: ये कौशल बिजली की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिजली की प्रकृति का उपयोग करके उपयोगकर्ता की गति 10 सेकंड तक बढ़ाई जा सकती है। हर बार जब बिजली का डैश इस्तेमाल किया जाता है तो उपयोगकर्ता की गति 100 जोड़ बढ़ जाएगी और कौशल को सक्रिय रखने के लिए प्रति सेकंड 5 जोड़ मैना की खपत होगी। 100 जोड़ स्पीड, ये तो सचमुच पागलपन है। आदित्य ने अपना स्टेटस पैनल खोला। आंकड़े अंडरस्कोर नाम आदित्य बैनिथ अंडरस्कोर जाति ड्रैगन अंडरस्कोर रक्तरेखा क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन अंडरस्कोर वर्ग युद्ध नर्तक रून सम्राट अंडरस्कोर स्तर 89 अंडरस्कोर सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन क्रिम्सन ब्लेज हथियार ग्रैंड मास्टर रूनिक मंत्रमुग्धता ड्रैगन परिवर्तन अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग क्रिम्सन ब्लिंक साइलेंस माइंड दैवीय रोष का विस्फोट आत्मा की आग की आभा चंद्र दृष्टि आशीर्वाद की गड़बड़ी रहस्यमय उछाल नरक रून का आकर्षण नया लाइटनिंग डैश अंडरस्कोर कलाकृति पवन परी का कंगन 7 सागर का मुकुट अंडरस्कोर शक्ति 209 अंडरस्कोर गति 277 जोड़ 100 जोड़ 377 जोड़ 100 जोड़ अंडरस्कोर सहन शक्ति 209 अंडरस्कोर स्वास्थ्य 209 अंडरस्कोर मन 281 2781 अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 68। मेरा मान सचमुच 2700 अंक को पार कर गया है। मेरा मान किसी भी तीसरे, चौथे और पांचवें क्रम से अधिक होना चाहिए। शायद केवल छठे या सातवें क्रम की तुलना ही की जा सकती है। आदित्य अपने काले दिल को महसूस कर सकता था। काले दिल के साथ आदित्य का मान पुनर्जनन भी बढ़ गया है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी प्राकृतिक उपचार गति भी बढ़ गई है। एक अज्ञात समयावधि के बाद कमांडर, दुश्मन हमसे केवल 5 किलोमीटर दूर है। जब आदित्य अग्रिम मोर्चे पर लौट रहे थे तब उनके 25,000 सैनिक और उनके साथ सेनापति 50,000 दुश्मन सैनिकों का सामना कर रहे थे। महामहिम अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। लड़ाई किसी भी समय शुरू हो जाएगी, हेनरी 7वें डिवीजन के नेता और समूह के अंतिम जनरल ने कहा। वर्तमान में दुश्मन की भारी संख्या को देखकर इस्तारिन सैनिकों का आत्मविश्वास उतना अधिक नहीं था। ऐसे समय में उन्हें अपने राजा की आवश्यकता थी ताकि राजा उन्हें आवश्यक नैतिक समर्थन प्रदान कर सके। पूरी लड़ाई पहाड़ों से घिरे खुले इलाके में हो रही थी। पूरा इलाका 15 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। दूसरी तरफ से जुल्क्स राजवंश की सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। आज पहले के विपरीत दुश्मन के पास तोपें और बैलिस्टा थे। बैलिस्टा, जिसे कभी कभी बोल्ट थ्रोअर भी कहा जाता है, जुल्क्स राजवंश द्वारा आविष्कार किया गया एक मिसाइल हथियार था जो दूर के लक्ष्य पर बोल्ट या पत्थर फेंकता था, जबकि इस दुनिया की तोपें पृथ्वी पर मौजूद तोपों से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थीं। तोपों का निर्माण 2 स्टार धातुओं से किया गया था। तोप का हर शॉट 100 सैनिकों को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। दुश्मन के पास 100 से ज्यादा बैलिस्टा और 200 से ज्यादा तोपें थीं।
10,000 धनुर्धारियों के साथ जो घुड़सवार सेना और पैदल सेना के पीछे छिपकर तीर चला सकते हैं, इस बार इस्तारिन सेना वाकई मुश्किल में थी। सभी स्वर्ण टिकटों के लिए धन्यवाद। दुश्मन के पास 100 से ज्यादा बैलिस्टा और 200 से ज्यादा तोपें थीं। 10,000 धनुर्धारियों के साथ जो घुड़सवार सेना और पैदल सेना के पीछे छिपकर तीर चला सकते हैं, इस बार इस्तारिन सेना वाकई मुश्किल में थी। वो कमीना कहाँ है? मैं उससे कब से मिलना चाह रहा था। सेबेस्टियन वॉकर ने सफेद घोड़े पर सवार होकर पूछा। उसके पीछे उसके 2 जनरल थे। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रु राजा यहाँ नहीं है। मुझे मत बताओ कि वो डर गया और अपनी सेना को पीछे छोड़कर भाग गया। महाराज, क्या हम युद्ध शुरू करें? जुल्क्स राजवंश के तीसरे जनरल ने अधीर स्वर में पूछा। डैरेन और डायलन के विपरीत, वो हमेशा अपने पूरे शरीर को 2 सितारा कवच से ढकता था। 2 मीटर लंबी काली तलवार पकड़े हुए ऑस्कर पैरी अपने दुश्मन को भयंकर रूप से देख रहा था। वो दुश्मन का खून बहाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। चारों जनरलों में ऑस्कर को सबसे क्रूर और निर्दयी माना जाता है। उसकी महान तलवार के सामने कोई भी दुश्मन कभी भी युद्ध में टिक नहीं पाया। राजा सेबेस्टियन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि दुश्मन राजा कहाँ है। 5 मिनट की खामोशी के बाद राजा सेबेस्टियन ने अपनी चांदी की तलवार उठाई और दुश्मन की ओर इशारा किया। आज हम यहाँ खून के लिए हैं। दुश्मन की किसी भी टुकड़ी को भागने मत देना। उनमें से हर एक को मार डालो। अब हमला करो। अपने राजा के आदेश के तहत 50,000 सैनिकों ने आधिकारिक तौर पर तीसरी और सबसे बड़ी लड़ाई शुरू की जो जुल्क्स राजवंश के भविष्य का फैसला करेगी। महाराज, हमारा क्या होगा? जनरल मॉर्गन जॉनसन ने पूछा, जो एक अन्य काले घोड़े पर बैठे थे और महामहिम के दाहिनी ओर खड़े थे। मुझे लग रहा है कि दुश्मन राजा हम तीनों को मारने के लिए कुछ करने की तैयारी कर रहा है। अभी के लिए तुम लोग युद्ध में शामिल होने से बचो। हमारे 50,000 सैनिक आसानी से दुश्मन सैनिकों को कुचल देंगे। राजा ने पहाड़ की चोटी से नीचे देखा। उसे लग रहा था कि दोनों पक्षों की सेनाएं आपस में भिड़ने वाली है। मेरे साथियों को मौत का डर नहीं है। बस वही करो जो तुम्हें करने का आदेश दिया गया है। रक्षा पंक्ति को थामे रहो। दुश्मन सैनिकों को हमारी रक्षा पंक्ति तोड़ने मत दो। जब जुल्क्स राजवंश आक्रमण कर रहा था, तब इस्तारिन सैनिक 2 मीटर की विशाल ढालों का उपयोग कर रहे थे, जो उन्होंने अशोक शहर से रक्षा पंक्ति बनाने के लिए प्राप्त की थी। रक्षात्मक रेखा व आकार में बनाई गई थी। जैसे ही पैदल सेना और घुड़सवार सेना के समूह रक्षात्मक रेखा को तोड़ने की उम्मीद में रक्षा रेखा के पास पहुंचे, तो रक्षा रेखा के पीछे छिपे तीरंदाजों ने अपने तीर चलाने शुरू कर दिए। वो क्या था? टकराना। देखते ही देखते सैकड़ों पैदल सैनिक और घुड़सवार तीरों की बारिश से मर गए। हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं? अपने तीर चलाओ। अरे यार! महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। दुश्मन सेना ढालों से खुद को बचा रही है। हेनरी ने यही योजना बनाई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे पहले से ही जनरल होने का अनुभव था, वह जानता था कि इस समय उनके सैनिकों के लिए सबसे अच्छी बात बचाव करना है। ऐसा लगता है कि दुश्मन अपने सेनापतियों को युद्ध में नहीं भेजने वाले हैं। टायलर की आवाज में निराशा का भाव था। हालांकि उन्हें राजा आदित्य के साथ शक्तिशाली सेनापति कहा जाता था, लेकिन अन्य सेनापतियों की तुलना में उनमें शक्ति और अनुभव की कमी थी। टायलर अपनी कम साधना के कारण निराश था। वो उस तरह का आदमी था जो युद्ध के मैदान में जंगली हो जाना चाहता था। वो अपनी महान तलवार को पागलपन से घुमाकर दुश्मन सेना का सफाया करने की गहरी इच्छा रखता था। ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। एक बार जब वे अपने 100 बैलिस्टा और 200 जोड़ तोपों का उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो हमारी रक्षा पंक्ति एक पल में टूट जाएगी। एक चीज जो इस्तारिन सैनिकों के पास नहीं थी, वो थी घेराबंदी के हथियारों की जरूरत। तोप होने पर कोई भी तरह की रक्षा को तोड़ा जा सकता है। इस्तारिन साम्राज्य के पास घेराबंदी के हथियारों पर काम करने का समय नहीं था। जबकि जुल्क्स राजवंश ने कभी भी अपनी बलिस्टा और तोप निर्माण तकनीक को बाहरी दुनिया के साथ साझा नहीं किया। जब घेराबंदी के हथियारों की बात आई तो नेपो का साम्राज्य भी जुल्क्स राजवंश के सामने कमजोर पड़ गया। नेपो का साम्राज्य के पास केवल बैटरिंग रैम्स थे जिनका उपयोग महल के द्वारों या दीवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता था, जबकि जुल्क्स राजवंश के पास एक शक्तिशाली घेराबंदी हथियार था, बलिस्टा, जो 3 से 5 शॉट्स के साथ महल की दीवार को नष्ट कर सकता था। बैटरिंग रैम्स के विपरीत बलिस्टा अधिक शक्तिशाली और तेज था। ये देखकर कि दुश्मन अपनी बैलिस्टा का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, स्कॉट ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, अब छाया को अपने कब्जे में ले लो। जबकि दुश्मन 1 सेकंड के लिए रुक गया, यह नहीं जानते हुए कि दुश्मन जनरल का क्या मतलब था। तीरंदाजों ने जो तीर चला रहे थे, मुट्ठी भर आकार की गेंदें निकाली जो पतली जूट की रस्सियों में लिपटी थीं।
तीरंदाजों ने जल्दी से जूट की रस्सी से लिपटे गेंदों को तीर की नोक पर बांध दिया और फिर जूट की रस्सी से लिपटे गेंदों को आग लगा दी। राजा और उसके भ्रमित सेनापति देखते रहे कि सैनिकों ने मुट्ठी के आकार की गेंदें फेंकनी शुरू कर दी। वे क्या कर रहे हैं? दुश्मन सेना को जवाब जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही सेकंड में मुट्ठी भर के गोले पूरे युद्ध क्षेत्र में काला धुआं छोड़ने लगे, जिससे सभी की दृष्टि अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गई। मैं काले धुएं के कारण कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। राजा सेबेस्टियन और उनके दो सेनापति भी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हमने अपना काम कर दिया है, एम्बर और नाथन, अब सब कुछ आप दोनों के कंधों पर है। बिना किसी को पता चले, अपने ब्रह्म जादू का उपयोग करते हुए एम्बर सैनिकों की भीड़ के बीच से निकल गई, जबकि नाथन अपनी परछाई का उपयोग करके आगे बढ़ गया। वे दोनों अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़े। समय सीमित था। एम्बर और नाथन दोनों अंततः पैदल सेना और घुड़सवार सेना के बीच से गुजरे और उस क्षेत्र में पहुंचे जहां तीरंदाज खड़े थे, जबकि उनके धनुष और तीर और दुश्मन के घेराबंदी के हथियार तीरंदाज सैनिकों के ठीक पीछे रखे हुए थे। उनका मुख्य लक्ष्य दुश्मन के घेराबंदी के हथियार थे। शुरू से ही हेनरी ने घेराबंदी के हथियारों की विनाशकारी शक्ति के बारे में सभी को चेतावनी दी है। गुलाम बनने से पहले उसने देखा था कि घेराबंदी के हथियार कितने शक्तिशाली थे। प्रत्येक हथियार उनके 100 सैनिकों को मार गिराने में पूरी तरह सक्षम था। घेराबंदी का हथियार होना एक युद्ध में अतिरिक्त सैनिकों के होने जैसा है। जब एम्बर और नाथन उस जगह पर पहुंचे जहां दुश्मन के घेराबंदी के हथियार रखे हुए थे, सेबेस्टियन और दोनों जनरलों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगा कि उनकी सेना में विदेशी लोग मौजूद हैं। धुएं के कारण सेबेस्टियन और दोनों जनरल पहाड़ से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। काले धुएं का उपयोग करते हुए नाथन और एम्बर ने एक विशेष प्रकार का कागज का ताबीज निकाला जो आदित्य ने जाने से पहले उन्हें दिया था। विस्फोटक कागज का ताबीज एक विशेष प्रकार का ताबीज है जिसका इस्तेमाल आदित्य ने पहले अशोक शहर की दीवारों पर सैकड़ों लगातार विस्फोट करने के लिए किया था। प्रत्येक विस्फोटक कागज का ताबीज इतना शक्तिशाली था कि वो दूसरे क्रम के व्यक्ति को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता था। आशा करते हैं कि हमारी योजना काम करेगी। नाथन और एम्बर दोनों ने अपनी गति का उपयोग करते हुए दुश्मन के घेराबंदी हथियारों पर विस्फोटक कागज के ताबीज को रख दिया, बिना दुश्मन को पता चले। ऑस्कर ने शांत भाव से पूछा, महाराज, क्या आप हमारे सैनिकों के पीछे 2 विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को भी महसूस कर सकते हैं? राजा सेबेस्टियन और उनके 2 तीसरे क्रम के जनरलों के इतने शांत और चिंतित न होने का कारण ये था कि 2 विदेशी सैनिकों की ताकत सिर्फ पहले क्रम की थी। मुझे नहीं पता कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे 2 प्रथम श्रेणी के लोग घेराबंदी के हथियारों को नुकसान पहुंचा सके। मुझे यकीन है कि वे काले धुएं की आड़ में कुछ साजिश रचते हुए हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी चौकसी कम मत करो। मुझे यकीन है कि राजा आदित्य तुम दोनों पर अचानक हमला करेंगे। राजा सेबेस्टियन ने भी उन वाइवन के बारे में बहुत कुछ सुना है जिन्हें राजा आदित्य ने दूसरी लड़ाई में खरीदा था, लेकिन अभी तक उन्होंने युद्ध के मैदान के आसपास कहीं भी 4 वाइवन को नहीं देखा था। महाराज, मुझे लगता है कि मुझे जाकर वाइवन्स के लिए इलाके की तलाश करनी चाहिए। हम 3 पीक द्वितीय क्रम और एक शुरुआती प्रथम क्रम जादुई जानवरों को कम नहीं आंक सकते। उनका हस्तक्षेप संभावित रूप से हमारी सेना के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। राजा सेबेस्टियन ने अपने दाहिने हाथ से अपनी थोड़ी को रगड़ा और गहराई से सोचा। उसे नहीं पता था कि राजा आदित्य और 4 वाइवन कहाँ है। स्थिति अप्रत्याशित लग रही थी। उनके लिए सुरक्षित रहना बेहतर होगा। बहुत अच्छा, ऑस्कर, तुम इलाके का पता लगा सकते हो, जबकि मॉर्गन तुम मेरे साथ रहो। अगर कुछ भी योजना से बाहर होता है तो हम हस्तक्षेप करेंगे और मामले को अपने हाथों में ले लेंगे। राजा सेबेस्टियन को यह नहीं पता था कि वो दुश्मन सेनापतियों को कम आंक रहा है। आदित्य ने अपनी सामान्य क्षमताओं के बारे में जाने बिना उन्हें प्रभारी नहीं छोड़ा, और ऐसे ही दुश्मन की तरफ से एक लापरवाही की वजह से नाथन और एम्बर अपनी योजना को अंजाम देने में सफल हो गए। जब काला धुआं गायब हुआ तो किसी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। राजा सेबेस्टियन और जनरल मॉर्गन ने महसूस किया कि काला धुआं छटते ही 2 विदेशी उपस्थिति गायब हो गई। पैदल सेना और घुड़सवार सेना ने दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिनट बीत गए। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, राजा सेबेस्टियन के दिल में बेचैनी की भावना घर करने लगी। वो जानना चाहता था कि दुश्मन काले धुएं के नीचे क्या कर रहा है। अच्छा काम किया एम्बर, नाथन। अब जोर से आवाज लगाने का समय आ गया है। स्नैप! स्कॉट की उंगली के इशारे से राजा सेबेस्टियन को अंततः उसका उत्तर मिल गया। बूम 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 बूम! राजा सेबेस्टियन और जनरल मॉर्गन ने सभी घेराबंदी हथियारों को फटते हुए देखकर आश्चर्य और अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली।
एक चेन रिएक्शन की तरह एक विस्फोट के साथ ही घेराबंदी के हथियार भी उसी समय फट गए, जिससे घेराबंदी के हथियारों के आसपास मौजूद सैनिकों को भागने का कोई मौका नहीं मिला। विस्फोट इतना तीव्र था कि पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया। पैदल सेना और घुड़सवार सेना के सैनिक विस्फोट को अपनी आंखें चौड़ी करके और अपना मुंह इतना बड़ा करके देख रहे थे कि उसमें एक अंडा समा सके। जैसे ही विस्फोट समाप्त हुआ, एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना हेनरी ने कमान संभाल ली। सबको, ये हमारा मौका है। अब आगे बढ़ो, दुश्मनों को मार डालो। उनके घेराबंदी हथियारों के बिना हमें डरने की कोई बात नहीं है। आप सभी ने जो गोल्डन टिकट और गिफ्ट भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।